की आमद है और रमज़ान के साथ साथ गर्मियों की भी आमद है। तो वही 5 दिन हम कराची वालों के जो खुश नसीबी के होते हैं, सर्दी के जैकेट पहनने के, स्वेटर पहनने के, अब वो अलविदा हो गए। बट ऑफ कोर्स गर्मी जितनी ख़तरनाक है उससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक हम और हमारे हैकाथॉन्स हैं। और हर हफ्ते की तरह आज भी मैं आप लोगों को काफ़ी परेशान करूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके हैकाथॉन से रिलेटेड और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, जो हम फास्ट एपीआई से लिखेंगे। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, काम हम कोडिंग जो करेंगे वो फास्ट एपीआई में करेंगे, और चाहे कॉन्सेप्ट जब एक बार आपको समझ आ जाए तो देन यू कैन कोड इन Node.js, PHP, जावा, पाइथन, फास्ट एपीआई, या फास्ट एपीआई के भी कोई दूसरे फ्रेमवर्क्स हो गए, जेंगो, फ्लास्क वगैरह, उसमें भी जो है वो हमारा काम हो सकता है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के कॉन्सेप्ट एक है, वो कोई वेंडर लॉक तो है नहीं या लैंग्वेज बाउंड तो है नहीं वो कि सिर्फ आप पाइथन फास्ट एपीआई में कर सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्लास कि हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है अजहर रिजवी। तो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर अजहर रिजवी। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि पढ़ाई तो जारी रहेगी, 2 साल से चल रही है, आइंदा आने वाले 20 साल में भी जारी रहेगी। और अब हमें जो ज़रूरत है वो फोकस करने की है अपनी बिजनेस साइड के ऊपर, कि भाई पढ़ाई बहुत कर ली, नाउ इज़ द टाइम टू मेक सम मनी, चाहे वो $5 हो, $50 हो, $500 हो, बट नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट मेकिंग द मनी। ठीक है, अब चाहे वो आप लोकल मार्केट में जाके सर्व करें, इंटरनेशनल क्लाइंट को जाके टारगेट करें, वो आपके स्किल और आपके लक के ऊपर है, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स के ऊपर है कि आप किस तरह जो है वो सामने वाले को, अगर मैं बिल्कुल उर्दू में बोलूँ, कराची की उर्दू में, तो किस तरह सामने वाले को बोतल में उतार दें। दैट्स टोटली अप टू यू। तो आज हमारे साथ लकीली सर अजहर मौजूद है, तो और सर जिया और सर दानियाल का भी यही फोकस है। अभी मुझे यही बता रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो माशाल्लाह से पिछले 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ हर तरह से उन्होंने पढ़ी, हर चैलेंज को फेस किया, चाहे वो टेक्निकल चैलेंजेस हो, वो किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, कराची की गर्मी हो, स्ट्राइक हो, बारिश हो, धूप हो, वो अपनी पढ़ाई को रोक नहीं रहे। तो और ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सीक्रेट, ये बात सबको पता है। सर अजहर ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 2 साल पहले जो है वो अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड बाय मोस्ट ऑफ द आई मीन 75 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको प्रोग्रामिंग का ABCD भी नहीं पता था, जिन्होंने एडमिशन सिर्फ ले लिया कि हाँ भाई बातें हो रही है, हाइक बहुत है, चलो एडमिशन लेके देख लेते हैं। इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स वो भी थे जो इंटीरियर सिंध के थे, इंटीरियर पंजाब के थे, जिनको लैपटॉप भी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है वो भी नहीं पता था। उनको लिटरली हमने Q1 में जो एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टीचर, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2024 में मुझे किसी को ये सिखाना पड़ेगा कि सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, फोल्डर फाइल क्या होता है। ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, और आज Q4 भी काफ़ी हद तक गुजर चुका है, और आज तकरीबन इस कोर्स को 2 साल पूरे हो गए। Feb 2024 में हमने शुरू किया था, एंड वी आर सेटिंग इन Feb 2026। तो अब इस क्लास में और गवर्नर हाउस में मजीद जो 6-7 सेशंस चल रहे हैं, अब वही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो लिटरली कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, वो अपनी कोई हेक्टिक जॉब छोड़नी हो, अपनी फील्ड स्विच करनी हो, या कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट करना हो मार्केट में, कुछ भी है। अब इन्होंने बहुत चीज़ें फेस की हैं, इन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स को फेस किया, चाहे वो हमारे मुश्किल प्रोजेक्ट्स को अटेम्प्ट करना हो विद इन द डेडलाइन, चाहे वो गर्मी में कराची की सड़कों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना हो, और किसके क्या इशू है गर्मी में, घर पे, ट्रांसपोर्ट पे, फाइनेंशियली, ये सब ये और इनका अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी इनसे सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि भाई आप आओ पढ़ो, और ये उससे 10 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमारी हफ्ते में 1 क्लास होती है अक्रॉस ऑल द सेशंस फॉर 3 आवर्स, और हमने पहले फ्रंट एंड किया, फिर हम बैक एंड पर आए, फिर हमने AI जैसी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम किया, अब हम क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं।
काफ़ी जिगजैग भी हुआ इसमें, काफ़ी हार्डशिप्स आई, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी, बट दीज गाइज आर नॉट गिविंग अप। तो अब क्योंकि पढ़ाई बहुत हो गई पिछले 2 साल से, और ये फील्ड ही ऐसी है, आने वाले 10-20 साल में भी पढ़ाई चलती रहेगी। सर जी इसकी एग्जांपल है हमारे सामने, 40 साल हो गए इस फील्ड में, बट ही इज़ नॉट स्टॉपिंग टू लर्न। तो ये भी उसी जो है वो रास्ते पे है। नाउ इज़ द टाइम कि हम, और नॉट हम, यू, आप जो है वो इनका बिजनेस यानी कैसे ही अपने आप को मार्केट में एक्सप्लोर करें, चाहे वो $5 से करें, वो $500 से करें, वो जो भी करें, बट किस तरह मार्केट में जो है वो अपने आप को लॉन्च करें। और जो पढ़ रहे हैं अब वो सिर्फ पढ़े ना एज अ स्टूडेंट, बस उसको बिजनेस साइड से भी देखें और काम भी करें। और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी माइंडसेट यही है, पैसा आएगा तो हर चीज़ हमारी, पैसा कमाने वाली चीज़ें हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी बनेगी, जो कि बिल्कुल सही भी है। ओवर टू सर अजहर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप लोगों को देख के यकीन माने इतनी खुशी हो रही है, स्पेशली लर्निंग दैट यू हैव बीन नाउ वर्किंग फॉर 2 years। 2 साल आप लोगों ने यहाँ पे बाकायदा जिसे कहते हैं जिहाद किया है। और आवाज़ आ रही है आप लोगों को? और बाकायदा टेक्नोलॉजी आप लोग माशाल्लाह सीख रहे हैं। और इन 2 सालों में मतलब मेरा अपना IT इंडस्ट्री का ताल्लुक 1989 से है, जब मैं अमेरिका से MBA करके आया और मैंने कंपनी NCR कॉर्पोरेशन में ज्वाइन किया। NCR फिर Radiant की, फिर यूनिवर्सिटी, फिर अपनी कंपनी खोली मैंने। लेकिन पिछले 2 सालों में जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है वो मेरे ख्याल में इससे पहले पिछले 30 सालों में नहीं आया था। मैंने खुद नोटिस किया है, मैं खुद टेक्नोलॉजी से एक हद तक मुंसलिक हूँ, पढ़ाता हूँ तो टेक्नोलॉजी को कैसे मार्केट करना है, सेल करना है, बिजनेस डेवलप करना है, यही पढ़ाता हूँ। यकीन मानिए थिंग्स हैव बिकम टोटली डिफरेंट नाउ। और आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई। जब हमने शुरू किया था और आज के मुकाबले में टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई। तो इस वक्त जो मुझे ज़िया, अच्छा मेरा और ज़िया का ताल्लुक 1972 से है। मैं और ज़िया एक स्कूल, हबी पब्लिक स्कूल के पढ़े थे, तो हम 6ठी समाज के दोस्त थे। क्लास 6 में हमारी दोस्ती हुई थी। और ज़िया का उस वक्त से यही कहना था हमसे कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व दिस कंट्री, एंड दैट ही है। क्योंकि मैंने नौकरी भी की, शादी भी की, बच्चे भी हैं, बहुत सारी और मसरूफियात, पढ़ा भी रहा हूँ मैं। लेकिन ज़िया ने डेडिकेटली एक ही काम किया है कि ऑपरेशन बदल शुरू किया था, और उसके बाद से आज वो आप लोगों के साथ फिर लगा हुआ है। आज शायद पेशावर में होगा मेरे ख्याल में। सच्चा पाकिस्तानी है, पूरे पाकिस्तान में जाकर खिदमत करता है। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि अल्लाह ने आपको एक इतना अच्छा टीचर, एक इतना अच्छा मोहसिन मैं कहूँगा आप लोगों को दिया। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और उसकी पूरी टीम को आपके साथ काम पे लगा के रखे। हमें अब जब आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए बिजनेस करना या एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो इस सोचते ही होगा कैसे, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग फिर भी बहुत मुश्किल चीज़ है, जो आप लोगों ने सीख ली, 2 साल में और कर लिया है। अब इसमें अगले 6 महीने या 4 महीने या जो भी मैं प्रोग्राम आपके लिए रन करूँगा, तो मैं आज आने की 2 वजूहत है। मैं आप लोगों से मिलना चाह रहा था और मैं समझना चाह रहा था कि आपकी क्या एस्पिरेशन है। और अभी तक आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझा है, प्रोग्रामिंग को समझा है, बैक एंड को, फ्रंट एंड को, एजेंटिक, इन सब चीज़ों को समझा है। मेरे साथ आप लोग जो हैं पहले महीने में आप लोग अपने आप को समझेंगे, बिकॉज हम सब भी अल्लाह की मशीनरी हैं और हमारा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अल्लाह ताला ने हम सबको एक मुनफरिद ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड डिस्कवर आवर पैशन, कि हमें किस चीज़ के अंदर ज़्यादा कौन सी चीज़ हमें मोटिवेट करती है, किस चीज़ को सुन के हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और हम उसके हिसाब से फिर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू योर पैशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ, तो एक MIT का मैं प्रोग्राम रन करता था 6 महीने का, MIT यूनिवर्सिटी के साथ में, और उसमें बच्चे मेरे पास आया करते थे।
कोई नाम्स का ग्रेजुएट था, कोई कहीं का ग्रेजुएट था। तो कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि मेरे पास साहब आए, उनका जी मैंने रम से MBA किया है और मैं अपनी एक बिज़नेस करना चाह रहा हूँ रिटेल इंडस्ट्री में। तो मैंने उनसे पूछा, ही बताओ कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है? कहते हम सियालकोट से हैं और हम छुरियाँ बनाते हैं। तो मैं कहा तुम्हें इसी के अंदर स्पेशलाइज करवाते हैं, बिकॉज 6 जनरेशन तुम यही काम कर रहे हो, तो अल्लाह ने किसी मकसद से तुम्हें चूज़ किया हो। और फिर 6 महीने के अंदर उसने अपना बिजनेस प्लान बनाया, छुरियों से वो कन्वर्ट कर गया इनटू डेवलपिंग। ये जो आपने देखे होंगे ना कार्टून आते हैं थॉर का या कैप्टन अमेरिका का, उसकी शील्ड, उसने वो बना के बेचना शुरू किया। एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 ईयर वो $1 मिलियन क्रॉस कर गया। क्या किया? कारोबार जो उसने पढ़ा था लम्स में या और उससे पहले, उसको हमने बिजनेस प्लानिंग में कन्वर्ट किया, उसके पैशन को देखा और फिर उसको आगे लेकर चले। तो अगले इंशाल्लाह जब भी हम शुरू करते हैं, शायद मेरे ख्याल में अब रमज़ान के बाद ही ये वर्कशॉप शुरू होगी मेरी, तो हम अगले, मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा, कोई आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होंगे, तो मैं कुछ आप लोगों को इनिशियली प्रिलिमिनरी रीडिंग वगैरह दे दूँगा, कुछ मैं वीडियोज़ भेज दूँगा, ताकि उसको देख के आप लोग समझना शुरू करें कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को डेवलप करना है टू बिकम गुड टेक एंटरप्रेन्योर्स, कि टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर्स आप कैसे बन सकते हैं। और आई कैन सी जो ग्रुप ऑफ पीपल लाइक यू हैव बीन डेडिकेटेड योरसेल्फ फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ। 2 साल से जो लोग हिम्मत करके एक चीज़ को पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन बिजनेसमैन बनेंगे। तो आई कैन सी ऑल ऑफ यू द फ्यूचर मिलियनेयर्स ऑफ सर रियाज प्रोग्राम। इंशाल्लाह आप सबकी अपनी कंपनियां होंगी, आप लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे होंगे, आप लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के ज़रिए पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा, हमारे फाइनेंस को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, तो द होल नेशन बेनिफिट होगा। तो आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी बेटा कि आपने मुझे मौका दिया, रिया का भी, नागोरी का भी, दानियाल का भी, कि मुझे आने का मौका दिया। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेट्स होप इंशाल्लाह आई एम एबल टू डिलीवर जो आप लोगों के लिए मुस्तफीज़ का सिंगर से और आगे बेनिफिट कर सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, तो ये कुछ आप लोगों के लिए एक लेसन था कि आप किस तरह जो है वो अपनी एक बिज़नेस लाइफ शुरू कर सकते हैं। जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स बिज़नेस का एक सबसे पहला उसूल ये है कि आपको नॉलेज मिलेगी और नॉलेज मिलने के बाद आप अपने लिए तो पैसे बनाएंगे, बट इंशाल्लाह आपका जब बिज़नेस स्केल करता है तो आप दूसरे के लिए भी रोज़गार बनाते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे मेरे कुछ Q1 के दोस्त हैं, आमिर भाई और शहरोज़ भाई, सुलेमान भाई, ये 5 लोगों ने ही किए, और भी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बस मुझे याद इन 5 के नाम है। तो इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, एक ने क्लाइंट को जो है वो रीच आउट किया, एक ने क्लाइंट को घेरा और 4 दोस्तों ने मिलके उनकी फील्डिंग सेट कर दी। आपने देखा ना इंस्टाग्राम पे फील्डिंग सेट कर दी। तो क्या हुआ, 4 दोस्तों के अपने छोटे से ही, स्टार्ट तो छोटे से ही होता है, एक रोज़गार क्रिएट किया। अब 4 लोग मिलके, आपके भी यहाँ पे हो सकता है कुछ दोस्त हो, नहीं हो तो जब आपके पास बिजनेस आएगा तब बन जाएंगे। यहाँ पे आप दूसरों के लिए भी, अपने दोस्त के लिए, मे भी यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो आपस में सिबलिंग्स हैं, तो वो एक दूसरे के लिए रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सर अज़हर जो है वो काफ़ी बताएंगे चीज़ों को कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और किस तरह पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एक माइंडसेट के लिए। एक स्टूडेंट माइंडसेट के बबल से निकल के जाना जो है वो एक स्टूडेंट बिजनेस माइंडसेट तक किस तरह बेनिफिशियल होता है। तो ये सारे सब हमारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें आप देख सकते हैं आपके राइट पे और लेफ्ट पे कुछ मजीद स्टूडेंट्स हैं जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं, जिनको हमने कोऑर्डिनेटर्स का टाइटल दिया है। इनकी होल एंड सोल जॉब यही है कि ये क्लास में आकर या कहीं किसी को पर्सनली व्हाट्सएप पे या जूम के सेशंस कंडक्ट करके दूसरे स्टूडेंट्स को रीच आउट करें। कभी कभी इनके लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है सबको रीच आउट करना, और अच्छी चीज़ है जब आप इस तरह के किसी प्रोग्राम में आते हो और इस तरह की कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हो, तो फाइनेंशियली तो खैर बाद में, लेकिन नेटवर्किंग जो है वो आपकी काफ़ी इंक्रीज होती है। आई एम श्योर कि आप जो अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करोगे या जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उसमें नेटवर्क्स इंक्रीज करने का एक बहुत अहम जो है वो पार्ट होगा कि किस तरह लोगों से जान पहचान बनाई जाती है और
नेटवर्क्स किस तरह जो है वो सेट करते हैं, आप जो है किस तरह चीज़ों को अपसेल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने बात की कि हम जो पढ़ाते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो सेल्फ लर्निंग कि मैं क्या हूँ और मेरा अपना पैशन क्या है, मुझे किस चीज़ के लिए समझना ही पड़ता है कि मैं 1987 में अमेरिका पढ़ने जा रहा था, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि आप पाकिस्तान क्यों आए, आप हिजरत करके। यार मैं तो अपनी मर्जी से आया था, तुमको ये सोचना है कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पैदा क्यों किया। एंड वो सोच के मैं गया, मैं अमेरिका से वापस आया और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। मैं भी कोई 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ, 72 यूनिवर्सिटीज़ में काम कर चुका हूँ। आप सबको समझना ये है कि हमारा अपना पैशन क्या है, हमें क्या चीज़ पसंद है, हमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं, इस चीज़ पर हमारा मन दिल लगता है हमारा। और दूसरा, हम को अल्लाह ने पैदा क्यों किया है के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना हर शख्स का कि उसे अल्लाह ने पाकिस्तान में क्यों पैदा किया। जैसे ज़िया को पैदा किया तो ज़िया ने अपना पर्पस समझ लिया और अब तक वो लाखों बच्चों को पढ़ा चुका है। सो वी ऑल हैव टू फाइंड अ मिशन इन लाइफ एंड व्हाई अल्लाह हैज़ बीन काइंड इनफ टू ब्रिंग अस टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम यहाँ क्यों पैदा होते हैं। और इसको समझ के फिर हम अपने लिए काम करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात की इन्होंने कि देखिए कोई भी आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। सो नेटवर्किंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसे सीखना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टीम बिल्डिंग। एक अच्छी टीम आपकी किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास एक बी क्लास आइडिया है और आपकी टीम ए क्लास है, आप जीत जाएंगे। और आपके पास कितना ही अच्छा आइडिया है और आपके पास अगर टीम अच्छी नहीं है तो वो आइडिया कभी सक्सीड नहीं करेगा। तो हम टीम बिल्डिंग पे बात करेंगे, हम पैशन पे सेल्फ डेवलपमेंट पे बात करेंगे, हम मार्केट एनालिसिस पे बात करेंगे, हम कंपैरेटिव एनालिसिस पे बात करेंगे, ठीक है, हम गोइंग टू मार्केट की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, हम फाइनेंस के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ हम एग्जिट स्ट्रेटजी में बात करेंगे। एग्जिट मीनिंग ये कि इस बिज़नेस को स्केल अप कैसे करना है और स्केल अप करने के बाद 5 साल में 10 साल में हमें इसको बेच के अपने आप को कैसे फर्म इस्टेब्लिश करना है। ये बहुत पूरा एक प्रोसेस है, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग है वैसे बिजनेस डेवलपमेंट भी प्रोसेस है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इंशाल्लाह। 4 से 6 महीने लगते हैं कम से कम इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, अप्लाइंग इट, लर्निंग एंड देन इंशाल्लाह उसको सक्सीड करने के लिए। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त दूँगा बिकॉज आज आपके भी 3 घंटे हैं, हफ्ते में आप लोग एक दिन आते हैं, आई एम श्योर। और आपको पहले ही आपके इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि आज काफ़ी टफ होगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अगर आपके ग्रुप के साथ कर दें तो वी स्टार्ट डिस्कशन कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा आप लोगों को, बस 2-4 वीडियोज़ कुछ ऐसे मैं भेज दूँगा जिससे आप लोग चीज़ों को समझना शुरू करें और जब रमज़ान के बाद हम मिलें तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हो इन टेकिंग दिस जर्नी टुगेदर इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स मूव टू द सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लास, जो है हमारा आज का टॉपिक और जिसका क्या नाम है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, बल्कि मैं फास्ट API पावर्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जी सर। बिना इंटरनेट की चलता है ये? हाँ, उस पर भी हाँ टर्मिनल है यार, मेरा भी दिमाग का ठीक हो गया जी। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये ना मेरे पास अभी एक सवाल आया कि हम तो लास्ट क्लास में क्यूबरनेटीज पढ़ रहे थे, ये अचानक से क्या हो गया। अच्छा जी, हम अभी जब हमने AI को पढ़ा तो आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टाइम पे कि वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा, AI पावर्ड या AI नेटिव एप्लीकेशन। AI नेटिव एप्लीकेशन क्या होता है? वो एप्लीकेशन जिसमें AI इन्वॉल्व हो,
कि कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम आसान लफ्जों में। ये एरर आ रहा है आपके पास? पिछली लास्ट 3-4 क्लास से हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था कि मैंने आपको एक फीचर बताया था कि अब जब आप डेवलपमेंट करोगे ना तो सबसे पहली चीज क्या करोगे, उसको डॉकर में ही उसको अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करोगे। चला गया। और पिछली और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा और यहाँ पे बहुत कि किस तरह हमने क्यूबरनेटीज पे अपनी एक पाइथन की इमेज को चलाया। तो ये क्या चीज थी, ये भी कह रही थी। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट। हमने दो चीजें देखी, लेकिन इसके अंदर एक नहीं चल रहा, मुझे इंग्लिश एआई नेटिव डेवलपमेंट, एआई ड्रिवन एआई नेटिव एप्लीकेशंस, माय बैड। दूसरी चीज हमने जो पिछली 3-4 क्लास से देखी वो क्या देखी, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बन जाएगा कि मैं आपसे कहता हूं जैसे आपने हैकाथॉन 2 फेज 3 में किया या अभी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर आप करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई अपनी एप्लीकेशन को पहले दिन से डॉकर में चलाओ। प्लीज हरिबंस सारा फोकस यहाँ पे कि अपनी एप्लीकेशन को पहले दिन से ही डॉकर में चलाओ और पहले ही दिन से उसमें एआई इंटीग्रेट करो, यानी कोई भी ऐसा वर्कफ्लो बनाओ जो डॉकर में ही चल रहा हो। अब एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ये बात आ गई। और पहले ही दिन उसको कंटेनराइज कर दो तो उसको क्या कहेंगे हम, कंटेनर का मतलब डॉकर, डॉकर का मतलब क्लाउड। लेकिन अगर मैं कुछ कहता हूं आपसे कि भाई पहले ही दिन अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा ही वर्कफ्लो बनाओ जो पहले ही दिन डॉकर में भी चले और उसमें एआई के वर्कफ्लो भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाउड नेटिव एआई एप्लीकेशंस। क्या कहेंगे, क्लाउड नेटिव एआई एप्लीकेशन या क्लाउड एआई नेटिव एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, नेटिव का मतलब किसी को पता है? नेटिव का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही क्लाउड और उसमें एआई लगा हुआ। जैसे आपने देखा होगा अगर आप कराची में रहे या कराची में अगर पैदा हुए तो आप कहाँ के नेटिव हुए, कराची के। आप कराची में ही पैदा हुए, कराची में आपकी स्कूलिंग हुई, कराची में ही आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, आप कराची के नेटिव हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग दूसरे शहर से आते हैं, हैदराबाद से आ रहा है, कोई सक्खर से आ रहा है। तो क्या अभी अगर इस वक्त वो गवर्नर हाउस में बैठा है या कहीं भी जॉब कर रहा है तो क्या वो कराची का नेटिव हुआ? नहीं, वो हैदराबाद का जो है वो नेटिव हुआ, वहाँ का शहरी है। नेटिव का क्या मतलब है, वो चीज़ जो पहले ही दिन से उसी चीज़ पर बनी हुई है। तो अब हमारा जो फोकस जा रहा है ना भाई, वो कहाँ पे जा रहा है, क्लाउड नेटिव एआई एप्लीकेशंस। एआई का क्या मतलब है, यहाँ पे हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को सीख चुके हैं। हमने डॉकर में इमेजेस कंटेनराइजेशन भी सीख ली, बाइंड माउंटिंग्स भी सीख ली और क्यूबरनेटीज का भी इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया, देख लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। इंटरनेट लास्ट क्लास तक हमने एक पॉड बना लिया था। अब एक और कमांड अगर हम चलाते तो उसकी डिप्लॉयमेंट भी हो जाती, तो वो एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय हो जाती है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ को समझें, टेक्निकल फ्रेज को, जो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए, जिसका यूज़र से एंड यूज़र से कोई लेना देना नहीं है, बट एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए। आपने क्यूबरनेटीज में क्या देखा, स्केल अप, ऑटो स्केलिंग, ऑटो हीलिंग और लोड बैलेंसिंग। ये 3 चीज़ें हमने देखी और भी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन ऑटो स्केल कब होगा, जब मिलियंस ऑफ यूजर्स आएंगे, ऐसा ही है, तभी कंटेनर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और मिलियंस ऑफ यूजर्स कब आते हैं, कभी कहीं पे या किसी भी दुकान पे अगर रश ज़्यादा है तो क्यों रश ज़्यादा होता है, उस दुकान की क्वालिटी जो भी चीज़ है वो बड़ी अच्छी होती है, चाहे वो कोई शॉपिंग सेंटर हो, वो कोई कढ़ाई का रेस्टोरेंट हो, वो कुछ भी हो, वो क्या होती है, अगर वहाँ की सर्विस अच्छी है तभी आवाम का रश एक जगह पे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने एआई सीखा, आपने हर चीज़ सीखी, लेकिन अगर आप कुछ अपनी एप्लीकेशन पे, अपने प्लेटफॉर्म पे अगर सर्विस अच्छी नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा मिलियंस ऑफ यूजर्स की तैयारी करने का। ऐसा ही है ना भाई, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है कढ़ाई का हाईवे पे और आप अपने कस्टमर को टाइम पे खाना ही नहीं दे रहे, कभी नमक तेज़ हो रहा है, कभी खाना ख़राब हो रहा है, कभी उसकी पार्किंग से उसकी गाड़ी का शीशा चोरी हो जाता है,
तो क्या फ़ायदा आपने इतना बड़ा सेटअप अगर लगा लिया तो। सही है। तो क्यूबरनेटीज में आपने क्या देखा, स्केलिंग तो कर सकते हो, लेकिन स्केलिंग से पहले एक बहुत बड़ा बिजनेस साइड ये होता है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स या इवन हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स भी आपकी एप्लीकेशन पे आए। और सिर्फ आए नहीं भाई, देखो ट्रैफिक लाना ये सिर्फ एक टारगेट नहीं होता, उस ट्रैफिक को रिटेन करना। क्या करना? रिटेन करना, यानी परमानेंट वहां पे बार बार बुलाना। भाई आपने शॉपिंग की, आप कहीं गए, आपने देखा होगा ना, या कोई भी सेल्समैन आपको बोलता है, या जो बंदा वहां पे गेट पे होता है वो आपको क्या बोलता है, प्लीज कम बैक, दोबारा जरूर आइएगा। आप क्यों आएंगे दोबारा वापस? एक ही शर्त है ना कि जब वहां पे उसकी सर्विस आपको सही मिली हो, अच्छी मिली हो। तो यही एक रीजन होता है आपको अपने एप्लीकेशन पे रिटेन करना। अच्छा, इसका क्या कनेक्शन है भाई आज के टॉपिक से? वो ये है कि आप क्यूबरनेटीज सीख जाए। ठीक है, आपने ऑटो स्केलिंग सीख लिया, ऑटो हीलिंग सीख लिया, लोड बैलेंसिंग सीख लिया। ये चीजें तो उस वक्त होंगी ना जब आपकी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक आएगा। सही है। और ट्रैफिक क्यों आएगा? कब पब्लिक आती है, आवाम का रश कहाँ होता है? जहाँ पे सर्विस अच्छी हो। तो सर्विस अच्छी करने के लिए आपको कुछ चीजों की खास रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एप्लीकेशन एंड टू एंड यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दे रही हो। और यूजर एक्सपीरियंस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो यूज़र के डाटा की सिक्योरिटी हो, चाहे वो जो है वो आपके एप्लीकेशन का डाटा हो, या आपकी एप्लीकेशन जितनी स्मूथ चले वो सब अच्छी सर्विसेज में फॉल करता है। अगर आपने देखा हो आज से 10-15 साल पहले अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते थे, तो जब आप थोड़ा टाइम उसको लगातार किसी एप्लीकेशन को यूज़ करें तो पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक मैसेज आता था, फेसबुक हैज स्टॉप वर्किंग। अगर किसी को याद हो तो वो क्यों आता था? जो भी उसकी टेक्निकल इश्यूज थे। अब क्या वो मैसेज आपने कभी फेस किया है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस अच्छी कर ली। तो यही एक रीजन है भाई, अपनी एप्लीकेशन की सर्विस अच्छी रखो। एप्लीकेशन पे सर्विस अच्छी होगी, आवाम का रश होगा। अब कंटेनराइजेशन से पहले मिलियंस ऑफ यूजर्स को कैसे हैंडल करते हैं ये सीखने से पहले मिलियंस ऑफ यूजर्स को लाना किस तरह है ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यूबरनेटीज का क्या मकसद है? मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करना। क्यूबरनेटीज का क्या मकसद है? थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करना। लेकिन क्या आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स अपनी एप्लीकेशन पे लाना और रिटेन करना, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे दी कि भाई क्यूबरनेटीज ये होता है, डॉकर ये होता है। ठीक है, अगर हम आपको अभी सिखाएंगे भी, ऐसा नहीं है क्यूबरनेटीज खत्म हो गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये है कि वो थोड़ा सा हमने उसको आगे कर दिया इस चीज़, और उसको आगे करने का मकसद यही है कि पहले आपको वो प्रोडक्शन रेडी चीज़ें और कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जाएं जो आपको क्यूबरनेटीज में काम है। भाई अगर यूजर्स ही नहीं होंगे तो कंटेनर का आप क्या करेंगे? डी चौक पे लगा दें, रोड बंद कर दें, यही हो सकता है। लेकिन वो वाले कंटेनर तो है ही नहीं हमारे पास। खैर है नहीं। ठीक है, तो यही एक मकसद है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करने से पहले, क्यूबरनेटीज को सीखने से पहले आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को इनवाइट करके उनको रिटेन करना सीखें। सही है। जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो कोई भी रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, कोई भी शॉपिंग सेंटर में दुकान खोलता है, तो पहले वो क्या करता है? सर्विस अच्छी करता है कि उसका जो वो कपड़े बेच रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, रिफंड पॉलिसी यूज़र के काम, कस्टमर के काम की हो, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये सारी चीज़ें। तभी एक यूज़र वापस आता है और उसकी दुकान पर रश पड़ता है। फिर वो अपनी दुकान का जो है वो सेटअप एक्सपेंड करता है, या एक दुकान से 5 से 15 पे वो जाता है। तो यही एक रीज़न है कि हम AI क्लाउड को थोड़ा सा हमने डिले किया, ताकि आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को या हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को भी हैंडल करने से पहले उनको रिटेन करना सीखो। और एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशंस में, मोबाइल एप्लीकेशंस में, AI एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। और सर्विस अच्छी कब होगी? जब हमारी एप्लीकेशन अच्छे से अच्छी चलेगी। भाई पता चला 2 यूजर्स आए और तीसरा यूजर आया, एप्लीकेशन क्रैश हो गई, तीसरा तो परेशान हो रहा है, उस तीसरे की वजह से पिछले 2 भी परेशान हो रहे, तो क्या ये सर्विस अच्छी है आपकी? नहीं।
क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन वो हैंडल ही नहीं कर पा रही चीज़ें, और एज अ डेवलपर आपको पता भी नहीं है कि हैंडल करवाना कैसे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई। अच्छा, दूसरी चीज़ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि भाई जब यूजर्स आएंगे तो उनका डाटा कि भाई किस तरह यूजर आ रहा है, कौन सी एप्लीकेशन पे या कि कौन सी एपीआई पे किस तरह कितनी रिक्वेस्ट हो रही है, कौन सी एप्लीकेशन अच्छे से ऑप्टिमाइज है, कौन सी एपीआई अच्छे से ऑप्टिमाइज है, तो कंटेनर को स्केल करो। ये सारी जो इन डेप्थ कनेक्टिविटी है ना चीज़ों की, वो यहीं से बनेगी। और ऑफ कोर्स अभी इन हैकाथॉन्स में भी आपको ये चीज़ें काम आने वाली है। अगर आप में से किसी ने ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं की या अगर कर ली तो कभी सही चल रही है कभी नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें आप आज की क्लास में सीख लेंगे। तो होपफुली आपको ये पर्पस क्लियर होगा कि क्यूबरनेटीज को हमने क्यों थोड़ा सा डिले किया और क्यों जो है वो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दोबारा से वापस आ गए। ठीक है, एजेंट्स हो, आपको एजेंट बनाना तो आते हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मल्टी एजेंट का, जिसमें हैंड ऑफ वगैरह जो आपने क्वार्टर 3 में पढ़ा था। उनका एक प्रॉपर वर्कफ्लो होता है कि भाई किस तरह उस एजेंट्स को तमीज़ से तरीके से डिफाइन करो। तो कैसे एजेंट्स, आपको पता है एजेंट क्या होता है, एलएलएम होता है, तो किस तरह कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है एक दूसरे पे ट्रांसफर होता है, ये पूरा वर्कफ्लो आपको पता होना ज़रूरी है। पता होगा तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन की सर्विस अच्छी होगी। एप्लीकेशन की सर्विस अच्छी होगी तो यूजर्स रिटेन भी होंगे और न्यू भी आएंगे, और जब यूजर्स का ट्रैफिक बढ़ेगा तो फिर वो कुबरनेटीज, डॉकर, इमेज वगैरह जो सारे फंडे थे वो सारे आपके काम में आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पे जल्दी से आ जाते हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने क्वार्टर 2 में इस चीज़ को देखा हुआ है। कोई बता सकता है कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है? हैंड रेस करके। सही है, और एक जवाब मिला, लॉगिन साइन अप। और यूजर कौन है? ठीक है, और कोई? वेरिफिकेशन के लिए, हाँ ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन, अभी आप लोगों ने एक सीधा सीधा जवाब दिया। ऑथेंटिकेशन का मतलब है लॉगिन या साइन अप, लॉगिन या साइन अप। अगर मैं आपसे कहूं कि यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब है, ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि इस सिस्टम या इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको पता चलता है कि यूजर कौन है, तो क्या ये मेरी बात सही होगी? सोच के बताएं। ठीक है, अगर मैं ऑथेंटिकेशन का मतलब पूछूं या मतलब आपसे पूछूं कि आप मेरी बात को सही कहेंगे या गलत, मैं कहता हूं ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी वेबसाइट पे एक यूजर आता है तो उसका मतलब होता है आप ये बताते हो कि यूजर कौन है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे? एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? एग्री करेंगे। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? हु आर यू, कि भाई आप कौन हो। और ये आप कौन हो इसका जवाब कैसे मिलता है? ईमेल से, पासवर्ड से, यूजर नेम से, फिंगरप्रिंट से, फेस डिटेक्शन से। ये सारे लॉगिन सिस्टम के मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं, अभी हम सिर्फ इतने में रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं सिंपल, तो ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है? साइन अप एंड लॉग, सिंपल इज दैट, नथिंग रॉकेट साइंस। ये जितनी फंक्शनैलिटी दिखने में आसान लगती है ना, उतनी है नहीं। एज अ यूजर हमें क्या लगता है, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, खत्म। लेकिन अब हम क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं हम, तो हमें तो टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेगी, तो वो हम आज इसको समझेंगे। साइन अप और लॉगिन क्या मतलब होता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन को बताते हो कि आप कौन हो। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन में जाकर अपनी एक जगह बनाते हो। आप किसी भी एप्लीकेशन पे गए, उस एप्लीकेशन पे जाकर आपने एज अ यूजर अपनी जगह बनाई, तो क्या ये सही है गलत है? सही है, ये चीज भी सही है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे एज अ यूजर रजिस्टर हो गए। क्या हो गए? एज अ यूजर रजिस्टर हो गए, आपने अपनी जगह बना ली। वैसे ही जैसे आपने किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया,
एडमिशन आपने किस तरह लिया, आपने एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म में तमाम तरह डिटेल्स फिल की। इससे क्या हुआ, आपने उस पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी स्कूल में आपने क्या करी, अपनी जगह बनाई। क्या बनाई, अपनी जगह बनाई। मैंने अभी देखे नहीं है। अब फॉर्म में आपने क्या फिल किया, जीरो के लिए काफी स्पेस, नेम, यूजर नेम, जीरो बनाना है, 5 बनाना है, पासवर्ड, डैश के फिर खत्म किया। डेट ऑफ बर्थ और 10 चीजें। अगर आपका हार्ड कॉपी फॉर्म है तो उसमें तो पासवर्ड नहीं जाएगा, लेकिन चले हम इसको रख लेते हैं। और इन सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करने से क्या होता है, आपने फॉर्म भरा, वहां पे अपनी क्या करी, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह बना ली, रजिस्ट्रेशन कर ली। इस सारे प्रोसेस से क्या होता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हो कि भाई आप कौन हो, हु आर यू। ठीक है, तो वहां पे आप जगह बना लिया। अब आपसे कोई भी पूछेगा आप कौन हो, आप कैसे गवर्नर हाउस आ गए संडे को 2 to 5, तो आप क्या करोगे, अपना वो कार्ड प्रोवाइड कर दोगे। वो कार्ड में क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी जो क्या करेगी, बताएगी कि भाई आप कौन हो। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल इज दैट यही होता है। अब ऑथराइजेशन क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। इसका एक सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आपने क्वार्टर 2 में भी देखा। और एज अ यूजर डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आप इसको 1000 मरतबा यूज भी कर चुके हैं। तो विदाउट एनी फर्दर मोर डिस्कशन हम सीधा आते हैं कोडिंग पे। अगर आप हमारी रेपोजिटरी पे आएंगे संडे आफ्टरनून क्वार्टर 4 पे, तो वहाँ पे क्लास 18 में मैंने रूट लेवल पे एक रीडमी रख दी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सारी वो चीज़ें एप्लीकेशंस सारी वो पैकेजेस मैंने पहले से ही यहाँ पे लिस्ट कर दिए जो आपको एप्लीकेशन के शुरू में इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ आपने सीधा सीधा इसको कॉपी करना है इस कमांड को, और टू सेव द टाइम मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। कैसे पता चलेगा, कहाँ जाके देखूँ? अगर आप बोलेंगे भाई हमें कोई एक ऐसी फाइल दिखाओ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा pyproject.toml में। pyproject.toml क्यों दिखाई, requirements.txt क्यों नहीं दिखाई? फास्ट एपीआई पाइथन तो यूपिप में भी चल जाती है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, यूवी का पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं। और यूवी का पैकेज मैनेजर यूज करने के लिए सबसे पहले यूवी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि ऑफ कोर्स मैं इस स्टेज तक आ गया हूँ तो आप लोग गैस कर ही सकते होंगे कि मैंने कर लिया है इसको इंस्टॉल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने कमांड चलाई यूवी इनिट की, ठीक है, और वो आप लोगों ने 100 बार किया होगा। यूवी इनिट की कमांड चलाई, वो देखिए। और फिर मैंने क्या किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट को इनिशियलाइज किया। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों होता है, क्या होता है, सब आपको पता है। और फिर जो है वो मैंने अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के बाद तमाम तर पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। तो यहाँ तक जी था हमारा सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेपोजिटरी में मैंने ऑलरेडी हर चीज़ को क्या किया हुआ है, मैनेज कर दिया है, ताकि आप जब घर जाके इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी पता हो। क्लास में भी और रेपोजिटरी में रीड में भी जाके आप देख लेना कि किस स्टेप में क्या करना है आपको। स्टेप 1 में आपने इंस्टॉलेशन करनी है, स्टेप 2 में आपने यूजर का मॉडल बनाना है और पासवर्ड हैशिंग करनी है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, फिर हम इसको अभी देखते हैं। अभी सपोज करें मेरी एक न्यू एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्रेश, मैंने अभी लॉन्च की है प्रोडक्शन पे। तो जब सबसे पहले यूजर आएगा तो साइन अप करेगा या साइन इन करेगा? साइन अप करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन में जगह बनाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, मुझे बताएगा कि भाई मैं कौन हूँ। साइन अप करते हुए हम क्या करेंगे, प्लीज यूजर का यूजर नेम लेंगे, यूजर नेम लेने के बाद उसका पासवर्ड लेंगे, उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसके डेटाबेस में। कहाँ पे स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। ये तो सिंपल सा आर्किटेक्चर फ्लो हमें पता है, हमने हैकाथॉन्स में इम्प्लीमेंट भी किया, नहीं किया तो आज की जो हमारी पढ़ाई होगी इसका कोड आप लेके अपनी एप्लीकेशंस में इसको लगा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसको कंपैटिबल भी बनाना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने बस लगा लिया लेकिन आपसे वो कंपैटिबल नहीं बनाया आपने उसको। क्लाउड कोड सबके पास है, उससे वो बन जाएगा। खैर, अब हुआ क्या, यूजर आया, यूजर ने अपना ईमेल दिया और पासवर्ड। अभी जो पासवर्ड की जो फील्ड है ना भाई, ये बड़ी सेंसिटिव फील्ड है। ये क्या है, बड़ी सेंसिटिव फील्ड है,
ठीक है। कुछ कम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। पासवर्ड जब भी आप कभी डेटाबेस में स्टोर करते हैं ना यूजर का, तो डायरेक्ट यूजर ने जो आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया होता है या यूजर ने जो अपना पासवर्ड एंटर किया होता है, आप कभी भी वो प्लेन पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। मैंने अपना एक यूजर नेम प्रोवाइड किया अली, मैंने अपना एक पासवर्ड प्रोवाइड किया Ali@456। आपकी एप्लीकेशन है, आपका ये एक आर्किटेक्चर है कि भाई यूजर जब भी आएगा कोई भी अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, चीजें जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगी। एज्यूम करते हैं डेटाबेस में एक कॉलम है यूजर नेम का और एक कॉलम है पासवर्ड का। जब भी यूजर ने एंटर किया चीजें जाके डेटाबेस में सेव हो गई, सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पासवर्ड हैशिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? पासवर्ड हैशिंग का। ये पासवर्ड हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी यूजर कभी अपना पासवर्ड आपको प्रोवाइड करता है, आप कभी भी उस पासवर्ड को इस प्लेन फॉर्म में, प्लेन का मतलब जैसा यूजर पासवर्ड दे एज इट इज उसको उठा के डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। आप एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग, एक इम्पॉसिबल डिक्रिप्ट होने वाली स्ट्रिंग को, उस पासवर्ड को उस लंबी चौड़ी स्ट्रिंग में या एक हैश वैल्यू में उस पासवर्ड को क्या करते हैं, या आसान लफ्जों में एक कोड वर्ड में आप उस पासवर्ड को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? उस पासवर्ड को आप कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्जन के बाद जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर मैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे प्लेन तरह से प्लेन जैसा लिख लूँ ना, तो ये एक पासवर्ड बन जाएगा। आप हैशिंग के बाद, पासवर्ड हैशिंग के प्रोसेस के बाद डेटाबेस में हमेशा ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, इस तरह का पासवर्ड अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब आपके ज़हनों में कुछ सवाल होंगे, उसको रोके। मुझे आप एक बात बताएं कि अगर किसी ने पासवर्ड लिखा है Ali@456 और मैं एज अ डेवलपर उस यूजर के पासवर्ड को इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करके उसको स्टोर करवा रहा हूं डेटाबेस में, क्या ये एज अ डेवलपर मेरे लिए, अभी सिक्योरिटी रीजंस तो जाने दें, क्या ये एज अ डेवलपर मेरे खुद के लिए भी पॉसिबल है कि मैं किसी यूजर के पासवर्ड को इस तरह पहचान लूं? सोच के बताएं, यस और नो? नो। हैकर वैकर तो बात की बात आई। भाई आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, सपोज आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड ये है, ठीक है। अब सपोज करें इंस्टाग्राम का कोई डेवलपर है जिसके पास डेटाबेस का एक्सेस है, तो भाई वो तो लाखों करोड़ों इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को सीधा सीधा एक्सेस कर सकता है। तो अगर या आप चले, इंस्टाग्राम तो एक लाइट सी एग्जांपल है। सपोज करें आपका मीज़ान बैंक का मोबाइल बैंकिंग है, मेरे पास मीज़ान बैंक के डेटाबेस का एक्सेस है। आपका जो पिन कोड है वो मुझे इस तरह रॉ फॉर्म में, प्लेन फॉर्म में जो एक्चुअल है वो नजर आ रहा है, तो क्या ये एज अ यूजर आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई अगर किसी का बाइनेंस पे अकाउंट है जिसपे उसके इथीरियम भी रखे हुए, बिटकॉइन भी रखे हुए, 10 तरह की डिजिटल करेंसी रखी हुई है, लाखों डॉलर की या हजारों डॉलर की, अगर आपके बिटकॉइन बाइनेंस के अकाउंट का पासवर्ड किसी के पास इस तरह है, हैकर छोड़े, अगर किसी बाइनेंस के डेवलपर के डेटाबेस का पास जिसका एक्सेस है उसको भी अगर आपका ये अकाउंट का पासवर्ड नजर आ रहा है, तो क्या आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा नहीं होगा? होगा। तो इंस्टाग्राम तो बहुत, इंस्टाग्राम से लेके ये सेंसिटिव चीजों में भी ये चीज फॉल करती है। और डेटाबेस पे अटैक्स होते हैं, अगर आपने सुन रखा होगा। डेटाबेस क्या होता है? किसी भी कंपनी का डाटा स्टोर होता है और हैकर्स की ये बहुत नजर होती है कि भाई हम किसी भी डेटाबेस पे जो है वो अटैक कर दें। तो यहाँ पे अगर आपके डेटाबेस पे अटैक हुआ तो तमाम तर यूजर की इंफॉर्मेशन तो लीक हो जाएगी, चाहे वो पासवर्ड ही क्यों ना हो। जिस पासवर्ड निकल गया तो अकाउंट का एक्सेस आ गया, वो आपके अकाउंट से किसी को भी कोई भी एक्सेस, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप आजकल बड़े हैक हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, हो सकता है आपने से भी किसी का हुआ हो,
या आपने किसी का किया हो, खैर ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डेटाबेस ये क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है। अब मुझे बताएं, अगर किसी एज अ यूजर आपको अगर किसी एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी थ्रेट नजर आया तो क्या आप उस एप्लीकेशन के यूजर बनेंगे? अगर आप नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज 10 लोग और फेस करेंगे, 10 के बाद 100 करेंगे, 100 के बाद 1000 करेंगे, तो क्या होगा, यूजर उसकी वेबसाइट से चले जाएंगे, जाते रहेंगे। तो यहाँ पे एक पासवर्ड हमारे पास, सॉरी एक पासवर्ड कह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, पासवर्ड हैशिंग का। और इस पासवर्ड हैशिंग का क्या मतलब है कि जब भी यूजर प्लेन पासवर्ड प्रोवाइड करता है तो उस प्लेन पासवर्ड को एज अ डेवलपर हम कभी भी अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। हम उसको किस तरह स्टोर करते हैं, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी कुछ इस तरह की शक्ल को, इस तरह की शक्ल देके हम उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है पासवर्ड हैशिंग का। ईमानदारी से अपना बराबर वाला से डिस्कस करें। कंप्लेंट से सेव नहीं करते। में आया प्लीज सारी बातें नहीं, सारा फोकस स्क्रीन पे। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन में या फाइल में आऊंगा और सबसे पहला प्रोसेस में क्या करूंगा, हम सबसे पहले जब यूजर हमारी एप्लीकेशन पे आता है तो वो साइन अप करता है, यानी रजिस्ट्रेशन करता है, यानी अपनी जगह बनाता है। अब जगह बनाने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले मुझे कोई ना कोई एक ऐसा डेटाबेस होगा रियल वर्ल्ड में। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, एक अदद हार्ड कोडेड या एक अदद लोकल स्टोरेज या इन मेमोरी एरे स्टोरेज बना लेता हूं। आपको याद है हैकाथॉन 2 फेज 1 में आपको क्या कहा गया था, इन मेमोरी चीज बनानी है, टू डू ऐप। इन मेमोरी का क्या मतलब कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही कोई एक एरे हो, राम भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया। क्या बनाया, सबसे पहले यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया मैंने। अब यहाँ प्लीज सारी बातें बनो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इन मेमोरी वेरिएबल बना लिया, यानी मेरी फाइल में ये एरे होगा। जो भी यूजर ऐड होगा वो क्या होगा, इस एरे में जाके ऐड हो जाएगा। हैकाथॉन्स की सूरत में या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपका यूजर कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस। अब ऑफ कोर्स यूजर का मुझे एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर से मैं जो मैं डिटेल लूंगा वो किस तरह लूंगा, उसका कोई ना कोई शेप होगा या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा या स्ट्रक्चर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। अब वो क्लास कौन सी लाइब्रेरी से आएगी, पाइडेंटिक से। अच्छा, मैंने सारे इंपोर्ट्स भी ऑलरेडी यहाँ कर लिए हैं ताकि जो है हमें बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। और ये वही लाइब्रेरी से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा यूजर के नाम की। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास यूजर क्रिएट, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अदर यूजर नेम लिखा। यूजर नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। मुझे यूजर से अभी फिलहाल दो चीजें ही चाहिए, एक यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। और इसकी टाइप भी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग ही होगी। मैंने यहाँ पे टाइप किसके थ्रू बनाई, ऑफ कोर्स क्लास के थ्रू तो बनाई, बट कौन से लाइब्रेरी को यूज किया, पाइडेंटिक को। कोई बता सकते हैं या पाइडेंटिक यूज हो रही है या नहीं हो रही है, या इंपोर्ट तो हो रही है। तो जो लोग कह रहे नहीं हो रही वो क्यों कह रहे हैं। उसके राउंड ब्रैकेट्स में मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी जो एक सेल्फ क्लास पाइडेंटिक से इंपोर्ट हो रही है, जिसका क्या नाम है,
बेस मॉडल। क्या नाम है इसका? बेस मॉडल। इससे क्या होगा, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आता है? पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुल। चार है, कोई सारे बोलते एक तो सही होगा। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो फीचर्स पेरेंट क्लास में है वही सारे फीचर्स चाइल्ड क्लास में भी आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया। हमने दो चीजें कर ली यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे लिया, एक फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बना लिया, एक इन मेमोरी डेटाबेस बना लिया, और यहाँ पे फिर भैया मैंने क्या किया, एक क्लास बना लिया। ऑफ कोर्स अभी हम पढ़ने की हद तक है तो हर चीज़ ये क्या हो रही है, एक ही फाइल में हो रही है। बट साफ सुथरे कोड के लिए, मेंटेनेबल कोड के लिए क्या होगा, हम इसको मॉड्यूलर अप्रोच में इस पे काम करेंगे। नाउ इज द टाइम कि भाई मैं क्या करूं, एक एंड पॉइंट बनाऊं जिसका नाम होगा app.post। क्या नाम होगा? app.post। पोस्ट क्यों होगा? पोस्ट का क्या मतलब होता है? डाटा सर्वर पे भेजना। तो यूजर क्या करेगा? यूजर नेम लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, 50 चीजें लिखेगा, और जब वो क्लिक करेगा तो क्या करेगा यूजर कि वो हमारी एप्लीकेशन के सर्वर पे अपना डाटा भेज रहा है। क्या कर रहा है? अपना डाटा भेज रहा है। तो डाटा जब भी भेजते हैं तो क्या करते हैं हम? पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पे करते हैं, जिसका नाम मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन लिख लिया, साइन अप लिख लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, साइन अप। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अदद फंक्शन बनाऊंगा डेफ साइन अप का, जिसमें मैं टाइप क्या रखूंगा? यूजर। और यूजर की मैं क्या टाइप रखूंगा? यही क्लास जो मैंने यहाँ पे बनाई है। यूजर का एक वेरिएबल बनाया मैंने, ये पैरामीटर पास किया फंक्शंस की जबान में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने पास करा दिया। सिंपल इज दैट। अच्छा, यहाँ पे एक एज केस है। क्या है यहाँ पे? एक एज केस, जो मैं वोकैबुलरी बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स एज केस है। मैं एक यूजर, आपने गवर्नर हाउस में एक दफा एडमिशन लिया, एक स्कूल में एक दफा एडमिशन लिया। एक दफा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद क्या, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या आप ये चाहते कि वो स्टूडेंट बार बार उसी स्कूल में एडमिशन ले? सोचे, किसी भी स्टूडेंट के पास या आपकी एप्लीकेशन के किसी भी यूजर के पास क्या ये फैसिलिटी, ये फीचर होना चाहिए कि वो एक ही एप्लीकेशन पे बार बार साइन अप करता रहे? नहीं। तो ये क्या है? एक अदद एज केस है। ये एक प्रोग्रामिंग का टर्म है जिसका क्या नाम है? एज केस। एज केस का मतलब कोई ऐसी सूरत जो आपकी एप्लीकेशन को खराब ना कर दे, तो आप उसको क्या करते हो? एज अ डेवलपर उस चीज को हैंडल करते हो। एज केस का क्या मतलब है? आप कोई भी चीज पहले, कोई अनहोनी, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उस चीज को आप क्या करते हो? पहले हैंडल करते हो, उसको मैनेज करते हो। आपका बैंक अकाउंट है, क्या आप बैंक बैलेंस से ज्यादा, बैंक बैलेंस से, अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा अकाउंट विड्रॉ कर सकते हो? नहीं। वैसे ऐसा होता तो क्या बात थी, लाइफ के सारे टेंशन खत्म हो जाते। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो? चेक करते हो कि अगर एक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब गौर से सुनिएगा, अगर एक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको एक मैसेज दे दो कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी जो जुमला कहा, अगर यहां पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको एक मैसेज आ जाए कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या कहा मैंने? अगर। जब भी प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो हम क्या करते हैं? फॉर लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं? नहीं, लगा तो वैसे फॉर लूप भी लग सकते हैं, खैर नहीं, वो तो खैर प्रोग्रामिंग की अलग बात है। जब भी प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो क्या करते हैं? इफ एल्स की हम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एग्जिस्टिंग अंडरस्कोर यूजर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इन फेक यूजर
उसका क्या नाम है मेरे एरे का, फेक यूजर्स डीबी। अगर एग्जिस्टिंग यूजर, और ये इसका सिंटैक्स आपको पता है, ये एक नया वेरिएबल है जो मैंने बनाया। इसको अगर मैं चलो इस पहले पूरे कोड को लिख लूं फिर मैं बताता हूं। तो क्या करो, रेस करो HTTP एक्सेप्शन स्टेटस कोड 400 यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अनडिफाइंड नेम यूजर एग्जिस्टिंग यूजर। क्यों भैया, ये तो मेरा ही वेरिएबल है। अच्छा, मुझे फॉर का एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर, ठीक है। अब मैं इस कोड को यहाँ लाता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। वो ओके, बस ये मैंने क्या किया, एक कोड लिखा। अब इंडेंटेशन वगैरह सब आपको समझ आएगा होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने क्या किया, एक साइन अप का फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। ये एग्जिस्टिंग यूजर क्या है, मेरा एक नया वेरिएबल है। और ये फेक यूजर्स डीबी क्या है, वो एरे है जो मैंने यहाँ पे पहले क्रिएट किया था। यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था। आई थिंक यही देख लें, यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ समझ आ रहा है? चले, एक ही बात है, अभी लड़ाई ना करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका क्या नाम था, फॉर। एक लूप लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बनाया। ये पाइथन का सिंटैक्स है, आप क्वार्टर 3 में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स इन फेक यूजर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ जो मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप के स्कोप में यूज करूँगा। और यहाँ पे मैंने लिखा इन यूजर्स डीबी कि भाई अगर एग्जिस्टिंग यूजर एग्जिस्ट करता हो पहले से ही मेरे डेटाबेस में, तो क्या करो भाई, उसको एक मैसेज रिटर्न करवा दो। अच्छा, मैंने फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट क्यों लगा यहाँ, इफ पे तो आप समझ जाएंगे, आपने ही मुझे जवाब दिया कि इफ की कंडीशन तो हमने इसलिए लगाई क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना होता है तो इफ एल्स करते हैं। आपका एक सवाल होता है, यार फॉर लूप लगाने की क्या नीड थी? एग्जैक्टली, फॉर लूप का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हमें हर यूजर पे वो चीज ट्रैक करनी है। और आपको पता है प्रोग्रामिंग में जब भी आप सेम काम रिपीटेटिवली कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सेम काम। प्रोग्रामिंग में जब भी आप सेम काम रिपीटेटिवली करते हो तो एक लूप लगता है। और वो दो तरह के लूप्स हो सकते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब कब फॉर लूप लगता है, कब व्हाइल लूप लगता है, वो बात की बहस है, वो अभी हमारी बहस नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जब भी, जैसे भी रमजान आ रहा है, आप इफ्तार में लगातार पकौड़े खाएंगे, तो एक के बाद एक के बाद, आप क्या कर रहे हैं, लगातार सेम काम कर रहे हैं पकौड़े खाने का। मैं आपसे बोलूं ग्राउंड के 5 चक्कर लगाएं, तो आप क्या कर रहे हैं, सेम काम रिपीटेटिवली 5 मर्तबा कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में जब कभी सेम काम करना हो आपको तो आप लूप लगाते हैं। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे कौन सा सेम काम ऐसा है जो आप रिपीटेटिवली कर रहे हो, वो ये है कि आप, अब एरे है, क्या है यहाँ पे, एरे में क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है, ऐसा ही है, तो नई बात तो नहीं है ये। एरे में क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर होती है। आपको क्या करना है, हर यूजर पे जाके ये ट्रैक रखना है, हर यूजर की फील्ड पे जाके ये ट्रैक रखना है कि कहीं ये वही यूजर तो नहीं है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। इसलिए यहाँ पे आपने फॉर लूप लगाया और यहाँ पे इफ की कंडीशन जो आपने मुझे खुद बताई। तो ये एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यहाँ पर है। हमने यहाँ पे एज केस कर लिया, एज केस को हैंडल हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या करूँ, अब यहाँ पे मेन काम आएगा मेरा, क्या आएगा यहाँ पे, अब मेरा मेन काम आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक अदद जो है वो हैशर यूज करूँगा, वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया।
कि यूजर जब कभी आएगा उसका यूजर नेम तो ऑलरेडी ऐसे ही चला जाएगा, वो मसला नहीं, वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन उसका पासवर्ड क्या होगा, हमेशा हैश होगा। क्या होगा, हमेशा हैश होगा। तो वो किस तरह होगा, मैं कहाँ पे आऊँगा, अपने इस फॉर लूप के लेवल पे आऊँगा। ठीक है, कहाँ पे आऊँगा, अपने इस फॉर, देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, ठीक इस फॉर लूप के नीचे। अभी मेरा कर्सर कहाँ है, ये फॉर लूप पर है। ठीक है, ये मेरा कर्सर कहाँ है, ये फॉर लूप के लेवल पर है। देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा दिया, ये सजेशन आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये मेरा कर्सर है, ये किस लेवल पर है, फॉर लूप पे। मैं इसी के नीचे आऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं अपना हैशिंग वाला काम यहाँ पे करूंगा। और वो हैशिंग वाला काम मैं कैसे करूंगा, आप ऑलरेडी देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे मैंने PWD मतलब पासवर्ड, LIB मतलब लिब, देखेंगे मिनी क्यूब का देखेंगे और यानी इस लाइब्रेरी से मैंने ऑलरेडी एक हैशर मंगवाया हुआ है। और दूसरा काम मैंने क्या किया है, मेन जो मेरा हैश होगा, पासवर्ड, वो कहाँ पे होगा, इस ऊपर में कंटेनर bcrypt हैशर के फंक्शन से। तो ये दो चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज की हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इस फॉर लूप के लेवल पे मैं यूज करूँगा bcrypt और यहाँ पे साइड में जो है ना न्यू लंबे में ना इज इक्वल्स टू उसके अंदर ना बैक पासवर्ड, bcrypt हैशर। मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्लास को यूज किया। ये क्लास जिम्मेदारी लेगी कि भाई मुझे यहाँ पे अपने पासवर्ड को हैश करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश द पासवर्ड बिफोर स्टोरिंग इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने वो एज केस देखा कि भाई यूजर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको एक मैसेज रिटर्न करना। अच्छी बात नहीं है ना, एक ही यूजर बार बार आए जा रहा है। अभी मैंने शुरू अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी यूजर कभी रजिस्टर करता है तो वो कभी भी जो है वो उसका पासवर्ड डायरेक्ट स्टोर नहीं होता, उसका पासवर्ड डायरेक्ट कभी स्टोर नहीं होता। सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है सिक्योरिटी थ्रेट। सही है। अब यहाँ पे यूजर, अच्छा ये काम कब होता है, यूजर के साइन अप करते ही वो काम होता है। कहाँ पे होता है, यूजर के क्लाउड में साइन अप करते ही वो काम होता मैंने है। देखा भी तो नहीं। यहाँ पे अभी तक हमने दो काम किए, एक एज केस देखा और अब हम क्या करें, उस यूजर के पासवर्ड को हैश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंप्लीट है, स्पेक की हैश बना दी, रीडमी की वगैरह ये सब बना दिया। पासवर्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर का काम bcrypt पासवर्ड, जो मेरा ऊपर का वेरिएबल है, तो क्लाउड में कैसे डेवलप bcrypt पासवर्ड डॉट हैश, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट नाम मुझे याद पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न करवाना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया रेंडर और कॉपी करने के बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे उन दोनों के लिए पेस्ट कर cloud दिया। use होगा। ठीक है, उस पे डिप्लॉय नहीं होगा ना होस्टिंग यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल बनाया ये आईडी जिसमें मैंने क्या किया है, एक क्लास को यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया। ठीक है, हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू, अब ये वो लाइन है, ये वो पर्टिकुलर लाइन है जो मेरे पासवर्ड को क्या करेगी, हैश करेगी। क्या करेगी, मेरे पासवर्ड को हैश करेगी। हैश का क्या मतलब है, यूजर के प्लेन पासवर्ड को एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डेटाबेस में स्टोर करना। ये है हमारा हैश पासवर्ड का कॉन्सेप्ट। जरा इस कोड को देखें और अपने बराबर वाले से डिस्कस करेंगे इसमें क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अभी हमने क्या किया, हमने एक हैंडल द एज केस फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर। सारी बातें बन, प्लीज सारा फोकस यहाँ पे। अब एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में तो यही होता है। दूसरा हमने क्या काम किया है, नहीं, फिर हमने काम किया क्रिएटेड अ साइन अप एंड पॉइंट। तीसरी चीज हमने क्या की, हैश द पासवर्ड। यहाँ पे हमने अभी तक जो है वो 3 काम किए। अगर आप बोले कि भाई एक और काम किया तो कह सकते कि भाई फेक यूजर्स डीबी का क्रिएटेड अ
फेक यूजर्स डीबी लिस्ट। अब आप लिस्ट बोल रहे हैं पाइथन की ज़बान में, एरे बोल, सॉरी पाइथन की ज़बान में लिस्ट बोल रहे हैं या एरे बोल रहे हैं। और इससे पहले हमने एक और काम किया, वो क्या था, क्रिएटेड अ पाइडेंटिक मॉडल फॉर द यूजर्स। ये हमने यहाँ पे अभी जो है वो 5 छोटे छोटे काम जो है वो हमने यहाँ पे कर लिए। प्लीज सारा फोकस जो है वो आप स्क्रीन पे रखें। अब मैं यहाँ पे अपने फास्ट एपीआई पे आता हूँ। सर्वर मैंने ऑलरेडी चला लिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, चल ही रहा है ना। हाँ जी, ये जो है वो मेरा क्या काम कर रहा है, मेरा जो है वो एंड पॉइंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, उस ट्राई इट आउट के बटन पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है वो अब मेरे पास यही 2 फील्ड्स कहाँ पे आ रही हैं, स्कीमा में या मॉडल में यही 2 फील्ड्स आ रही हैं। क्यों, कहाँ से ये 2 फील्ड्स आई, यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड यही 2 फील्ड्स हैं जो अभी मैंने यूजर क्रिएट करते हुए जो क्लास बनाई थी, ये चीज कहाँ से आ रही है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या ये यहीं से आ रही है, यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक और मेन रीजन क्या है भाई, यहाँ पे मैंने बना दी इस क्लास को। एक और मेन रीजन ये है कि जब मैंने यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाया था इस साइन अप के एंड पॉइंट पे, तो इसकी टाइप मैंने क्या रखी थी, ये यूजर क्रिएट और ये यूजर क्रिएट ये ही है। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, मैं इनको हटा दूंगा, ये फील्ड्स मॉडिफाई हो जाएंगे, कुछ ऐड कर दूंगा, ये फील्ड्स और मजीद ऐड हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, एक यूजर देता हूँ, देखूँ भी सही कोड चल भी रहा है कि नहीं। मैंने एक यूजर नेम लिखा अली और एक पासवर्ड लिखा मैंने ali@456। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करूँगा, देखूँ कुछ चल रहा है या एरर आ रहा है, क्या सीन है। ठीक है, चलिए चल गया। इसमें रिस्पॉन्स बॉडी क्या आ गई, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कोई एरर नहीं है, मेरा कोड यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब ये कैसे देखें यूजर कहाँ क्रिएट हुआ, तो एक काम करते हैं, एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं @f.get और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ /get all users। नथिंग रॉकेट साइंस, मैंने सिर्फ एक इसका नाम नाम पढ़ के पता चलने गया क्या होगा, सारे यूजर्स की लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा async def get all users और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न करवा दूंगा अपना वो फेक यूजर्स डीबी का एरे जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था। अब मैं करता हूँ काम एक ये, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ ये काम हो भी रहा है कि नहीं। साइन अप के राउट के अंदर है, बाहर अटक तो नहीं का टर्मिनल चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई एरर मैसेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट ऑल यूजर्स का भी मेरे पास एंड पॉइंट जो है वो शो होने लगा गेट रिक्वेस्ट में। अब मैं काम करता हूँ इसको साइन अप, मेरे पास कितने एंड पॉइंट्स हैं, साइन अप और गेट ऑल यूजर्स, एक पोस्ट रिक्वेस्ट और दूसरी गेट रिक्वेस्ट है। मैं पोस्ट में आया, दोबारा ऑफकोर्स सर्वर मैंने रिफ्रेश किया, तो मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ, सॉरी दोबारा यूजर क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा ali@456। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, देखता हूँ कोई मसला तो नहीं आया। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जब यूजर क्रिएट हुआ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से इस एंड पॉइंट में आया गेट ऑल यूजर्स, जो कि मुझे क्या करेगा, यूजर्स की लिस्ट ला के देगा। मैंने क्या ट्राई इट आउट, देखते हैं इस एंड पॉइंट में क्या है, चल रहा है, इशू आ रहा है, एरर है, क्या चीज़। एग्जीक्यूट किया मैंने और अब आप देख सकते हैं कि मेरा यूजर नेम क्या था, अली। यूजर नेम मेरा क्या था, यूजर नेम मेरा क्या था, अली। मेरा पासवर्ड क्या है, ali@456। अब उस गेट ऑल यूजर्स के एंड पॉइंट में आते देखते हैं क्या स्टोर हुआ है। अब आप ये यहाँ पे देखिए इस चीज को कि क्या मेरा यूजर नेम है और क्या मेरा पासवर्ड। नोट करें इस चीज को, यूजर नेम वही है, यस और नो। पासवर्ड क्या है,
पासवर्ड क्या है मेरा, एक हैश स्ट्रिंग है, यानी मेरा जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसको मैंने क्या किया यहाँ पे हैश में कन्वर्ट किया है, या आसान लफ्जों में उसको मैंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। जो ऊपर यूजर की कुछ यूजर ने किसी और शक्ल में दिया था, और यहाँ पे मेरे पास अगर ऑफ कोर्स अभी तो एक इन मेमोरी एरे है मेरे पास, लोकल स्टेट है, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ऑफ कोर्स आपके पास डेटाबेस होगा, वहाँ पे भी यही पासवर्ड जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पासवर्ड Ali@456 जो मैंने लिखा था, यहाँ पे किस तरह वो आपको शो हो रहा है। अब आप में से कोई भी क्या इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके उसको ओरिजिनल पासवर्ड में ला सकता है? नहीं, ये है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये था आपका पासवर्ड हैशिंग का कॉन्सेप्ट कि भाई जब यूजर आता है, साइन अप करता है, उसकी बाकी डिटेल्स तो वैसी जाती है, लेकिन उसका जो पासवर्ड, जो पिन कोड इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो किस फॉर्म में जाती है, हैश वैल्यू। अब आपका एक सवाल होगा, ठीक है डेटाबेस में तो हैश है, लेकिन यूजर को थोड़ी पता है, ना यूजर इसको याद रख सकता है, ना मैं यूजर को बोल सकता हूँ कि भाई ये लो अपना पासवर्ड, अब हमेशा से ये यूज करना, मेरे डेटाबेस में तो ये है। इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे जो हम बनाएंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझे? 3:44 हो रहे हैं, 10 मिनट का। तो अभी हमने ये 4-5 काम किए। हमने क्या किया, अपना पूरा का पूरा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट किया। और वो साइन अप का प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया, हमने जो है वो ये 5 चीजें हमने यहाँ पे की। हमने यूजर का मॉडल बनाया, हमने जो है वो यहाँ पे एक डेटाबेस, फेक डेटाबेस नाम की एरे बनाई, फिर हमने जो है यहाँ पे एक एज केस कवर किया, और यहाँ पे जो है वो हमने पासवर्ड को हैश किया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यूजर का पासवर्ड या अकाउंट जो है वो इस हद तक क्रिएट हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार इतना सारा कोड है, देखिए कोड कुछ भी नहीं है, सारी बातें कॉन्सेप्ट ही है। कोड, अब तो एआई का टाइम है, आपने कौन सा खुद कोड करना है, आपने तो क्लाउड कोड से करवाना है, सही है। ये आपने क्या करना है, सारा काम जो है वो क्लाउड कोड से करवाना है। मैं इसलिए यहाँ पे, अब आप पूछोगे भाई क्लाउड कोड से कराता हूँ, मैं क्यों हाथों से लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लास में जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैं क्लाउड से लिखवाऊँ, या मैं हो सकता है अभी एक लॉगिन का भी एंड पॉइंट बनाना है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, और हमारे पास टाइम शॉर्ट है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं उस चीज़ को कॉपी कर लूँगा। बट नो टेंशन, मैं उस कोड की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, देखेंगे तो किस तरह प्रोसेस हो रहा है। फिर मैं उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि ये जो ऑथेंटिकेशन है और ये जो ऑथराइजेशन है, ये कोई भी लैंग्वेज बाउंड या किसी भी फ्रेमवर्क बाउंड नहीं है। जो काम आप यहाँ फास्ट एपीआई में कर रहे हो, वो सेम कॉन्सेप्ट आपके कहाँ अप्लाई होंगे, पाइथन का कोई दूसरा फ्रेमवर्क हो, जेंगो, फ्लास्क, वहाँ भी कोई दूसरी लैंग्वेज हो, अभी पाइथन है, जावास्क्रिप्ट हो, PHP हो, C# हो, जावा हो, हर जगह वो चीज़ें अप्लाई हो सकती है। प्लीज़ अब सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हमने अभी तक यहाँ पे 5 चीज़ें की। हमने क्या किया, यूज़र का अकाउंट बनाया, और यूज़र का अकाउंट बनाने के बाद यूज़र ने वो पासवर्ड यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और यूज़र क्रिएट करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक और यूज़र क्रिएट किया, अहमद, मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, ये अच्छा किया, समझाया 78890, ठीक है। एक इसको एग्जीक्यूट किया, अपनी एपीआई को, यूज़र हुआ मेरा क्रिएट, और जब मैं दोबारा गेट ऑल यूजर्स को करूँगा एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे क्या हुआ, अहमद का जो है वो मेरे पास यूज़र नेम आ गया, और यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया। उसकी बना दी, गेट की नहीं बनाई जी। इसमें भी तो यहाँ पे मैंने ये काम जो है वो सिंपली कर लिया, ठीक हो गया जी। अब बारी आती है लॉगिन की।
अब आपको वो फ्लो पता है ना कि भाई फ्लो क्या होता है। सबसे पहले यूजर आता है और अपनी जगह बनाता है काम नहीं करता हमारी एप्लीकेशन पे। इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, यूजर क्या करता है, यूजर क्या करता है, लॉगिन करता है। ऑफ कोर्स यूजर कैसे लॉगिन करेगा, जो ईमेल, जो यूजर नेम, जो पासवर्ड उसने प्रोवाइड किया साइन अप करते वक्त, उसी को वो क्या करेगा, दोबारा लॉगिन करते हुए करेगा। और हम यूजर को कैसे बताएंगे कि भाई आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो? ऑफ कोर्स जब वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता हो। और हम कैसे देखेंगे एग्जिस्टेंस को सही मारने की क्या चीज है, कि वो अपना यूजर नेम सही प्रोवाइड करे और अपना पासवर्ड भी जो है वो सही से प्रोवाइड करे। लेकिन इस केस में यूजर नेम तो अहमद है, वो प्रोवाइड कर देगा, बट पासवर्ड मेरे डेटाबेस में कुछ इस तरह का है। उसने कुछ पासवर्ड प्लेन सूरत में इस तरह का किया हुआ है। अब आपको ये प्रोग्रामिंग के बेसिक्स तो पता ही है कि जब इस तरह की स्ट्रिंग को हम इस तरह की स्ट्रिंग से मैच करेंगे तो ये कभी भी मैच नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करें, अब यूजर को या तो हम ये पासवर्ड दे दें कि भाई आप हमेशा ये लगाओ, ये तो सही तरीका नहीं है, या तो फिर हम एक काम करें कि हम हैशिंग के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज करें और कहें कि भाई जैसा यूजर पासवर्ड लगा रहा है वैसा ही जाने दो। लेकिन फिर वही मसले आ जाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन के प्रोसेस में हम एक काम करेंगे कि हम यूजर का पासवर्ड करवाएंगे वेरीफाई। क्या करवाएंगे, यूजर का पासवर्ड वेरीफाई करवाएंगे। और वो यूजर का पासवर्ड कैसे वेरीफाई होगा, अगर प्रोग्रामिंग के लिहाज में सोचें, नहीं ऑथराइजेशन तो बाद में होता है, ये ऑथेंटिकेशन ही चल रहा है। लॉगिन का प्रोसेस है ना, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, लॉगिन साइन अप। ऑथेंटिकेशन का एक पार्ट हमने देख लिया, साइन अप। अभी हम लॉगिन पे ही है तो वो ऑथेंटिकेशन पे ही हमारा फोकस है। अब लॉगिन पासवर्ड या लॉगिन फंक्शनैलिटी देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन उसके इन डेप्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजर का पासवर्ड यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, यूजर का पासवर्ड यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक अदद वेरीफाई पासवर्ड का जो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, मैं इसको करता हूँ क्या, कॉपी किया। अब आपको पता है एआई का टाइम है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर चीज जो है हमारी इसी तरह वर्क करेगी। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका क्या नाम था, डेफ वेरीफाई पासवर्ड। अब क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है, छोटा सा दिख रहा है, इसका फॉन्ट स्मॉल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दो चीजों को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक अदद वेरिएबल जो मैंने ऊपर पासवर्ड हैशर की लाइब्रेरी से क्रिएट किया था, क्लास वगैरह बना के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरीफाई पासवर्ड का फंक्शन बनाया। और अब ये वेरीफाई पासवर्ड का फंक्शन क्या कर रहा है, पासवर्ड हैशर डॉट वेरीफाई का यहाँ पे एक फंक्शन। ये पासवर्ड हैशर एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल कहाँ से आया, ये वेरिएबल जो अभी मैंने ऊपर लाइब्रेरी में क्रिएट किया था ना, इस क्लास से जो इनिशिएट करके मैंने इसको क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जिस वेरिएबल में स्टोर करा था, ये उस वेरिएबल का नाम है पासवर्ड हैशर। तो पासवर्ड हैशर आप लोग अपने जहन में रखिए कि उस वेरिएबल का नाम है जिसमें पासवर्ड हैश की लाइब्रेरी जो है हमने इनिशियलाइज की। जैसे हम लिखते हैं ना ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें एक पासवर्ड हैशर क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अब वेरीफाई आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि यूजर के दिए हुए पासवर्ड को और हमारे डेटाबेस में प्लास्टिक सर्जरी वाले पासवर्ड को क्या करेगा, कंपेयर करेगा
वेरीफाई करेगा। तो एज अ डेवलपर हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इस लाइब्रेरी ने पासवर्ड हैश की है लाइब्रेरी, सॉरी PWD लिब की लाइब्रेरी है, पासवर्ड हैश की एक क्लास है, उसने ये काम इंटरनली अपने पास किया हुआ है। तो हमें कोई लंबे चौड़े 100 लाइन के फंक्शन नहीं बनाने, हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इस लाइब्रेरी को कॉल करके उसका वेरीफाई का फंक्शन कॉल करना है, और वेरीफाई का फंक्शन कॉल करने के बाद इसमें एक प्लेन पासवर्ड नाम का वेरिएबल पास करना है और हैश पासवर्ड पास करनी है। सिंपल इज दैट। ये क्या है, मेरे दो फंक्शंस के पैरामीटर है। क्या है, फंक्शंस के पैरामीटर है, प्लेन पासवर्ड और हैश पासवर्ड। इसी को जो है मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इस वेरीफाई के फंक्शन में पास कर दिया। वेरीफाई का फंक्शन कहाँ है, कहाँ से आया, वो PWD लिब की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो क्लास है वहाँ से ये वेरीफाई का फंक्शन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो एज ए डेवलपर मुझे टेंशन नहीं लेने की मुझे 10-20 लाइन का 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ये काम ऑलरेडी वो लाइब्रेरी कर रही है। जिस लाइब्रेरी ने पासवर्ड को वेरीफाई किया वही लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी ने पासवर्ड को हैश किया वही लाइब्रेरी जिम्मेदार है उस पासवर्ड को वेरीफाई करने की। तो सिंपल इज दैट। जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो ये काम मेरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा हाईलाइट, ठीक है, इससे पहले एक बहुत बड़ा हाईलाइट, और वो हाईलाइट क्या है, जब कभी भी यूजर लॉगिन करता है, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल टेक्निकल है, आपको याद रखना पड़ेगा। लॉगिन रजिस्ट्रेशन के फ्लो में ये पासवर्ड आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको जहन में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है JWT टोकन्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, JWT टोकन्स का। अब ये टेक्निकल राउंड्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, और ये ऑफ कोर्स आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉगिन अगर आपकी फंक्शनलिटी मसला कर रही है तो क्या इशू है। सही है, कभी कभी जैसे काफ़ी एक इशू आता है, मैंने एक इशू पे काम किया था कि यूज़र लॉगिन तो हो जाता है बट अनएक्सपेक्टेडली वो यूज़र लॉगिन हो गया, एप्लीकेशन स्क्रॉल कर रहा है, अचानक से एप्लीकेशन से वो लॉग आउट हो गया। अब ये मुझे एक मसला आया था तो मैंने क्या किया, इसको फिर डील किया इससे। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है JWT टोकन्स का। अब ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और वेरीफाई पासवर्ड हम पढ़ने की हद तक, पढ़ाई की हद तक दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं। जब हम कोड चलाएंगे कोड आपको मिल जाएगा, कोड की टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही जरूरी है। जब कभी यूजर लॉगिन हो जाता है तो उसको असाइन होता है एक अदद JWT / एक्सेस टोकन। क्या असाइन होता है, JWT या एक्सेस टोकन। आपको दो चीजें यहाँ पे सुनने को मिल सकती है, एक JWT टोकन और एक एक्सेस टोकन। JWT का क्या फुल फॉर्म है, J stands for JSON, W stands for web, T stands for token। JSON वेब टोकन इसका फुल फॉर्म होता है, या इसको आप एक्सेस टोकन कह लें। यूजर साइन अप कर लिया, साइन अप करते हुए हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड हैश होगा। क्या होगा, पासवर्ड हैश होगा। अब ये एज अ डेवलपर आपको याद रखना है, या हम दो चीजें कर रहे हैं। जब यूजर साइन अप करते हैं तो पासवर्ड हैश होता है, क्यों होता है वो सब हमने देख लिया। साइन अप के बाद एक कौन सा प्रोसीजर आता है, लॉगिन का। अब लॉगिन करते हुए आपको दो चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना है। किन चीजों का ख्याल रखना है, लॉगिन करते हुए आपको यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है। एक वो चीज जो वेरीफाई पासवर्ड हमने देखी कि भाई यूजर थोड़ी वो लंबी चौड़ी स्ट्रिंग डालेगा, यूजर तो जो है वो हमारा वही पासवर्ड लगाएगा जो उसने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन फिर हमारे डेटाबेस में तो हैश पासवर्ड है, तो वो वेरीफाई का प्रोसेस आपने अभी देखा, उस लाइब्रेरी से हो रहा है, जिसने हैश किया वही वेरीफाई करेगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, जेसन वेब टोकन्स। जब कभी यूजर साइन इन करता है या लॉग इन करता है तो आप या आपकी एप्लीकेशन उसको एक टोकन असाइन करती है।
ठीक है, आई रिपीट, जब आप की एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन करता है तो क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन आपके यूजर को क्या करती है, एक JWT या एक्सेस टोकन असाइन करती है, इशू करती है। जैसे आपने गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपने फॉर्म फिल किया, आपने साइन अप की, रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज आपकी पहली क्लास है या आज आपकी 50वीं क्लास है। इसका मतलब कि जब भी आप संडे को 2 बजे आते हैं तो आप लॉग इन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइन अप आप 2 साल पहले कर चुके, वो फॉर्म देंगे, साइन अप फॉर्म। अब आप हर संडे को क्या करते हैं, यहाँ पे आके लॉग इन करते हैं, यानी इस एप्लीकेशन में, इस मार्की में आप, मार्की नाम की एप्लीकेशन में आप लॉग इन करते हैं। जब कभी भी आप लॉग इन करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, क्या चीज शो करवाते हैं वहां पे, आईडी कार्ड। क्या शो करवाते हैं, आईडी कार्ड। तो इसका मतलब है कि वो जो आईडी कार्ड है ना, वो है आपका JWT या एक्सेस टोकन। आप जब भी मार्की में आने की रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप लॉग इन करते हैं। क्या करते हैं, आप लॉग इन करते हैं। और जब लॉग इन करते हैं ना तो एडमिन वाले क्या करते हैं, एडमिन वाले क्या करते हैं, उस कार्ड को वेरीफाई करते हैं। तो यूं समझे कि वो आपको, और जब वो कहते हैं ना हाँ यस प्लीज प्रोसीड, आप अंदर जाइए, क्या कीजिए, आप अंदर जाइए, तो वो आप यूं सपोज करें कि वो आपको एक परमिशन या एक एक्सेस टोकन असाइन कर रहे हैं कि आपके पास इस मार्की को या एप्लीकेशन को एक्सेस करने का आपके पास जो है वो यहाँ पे एक टोकन है, हमने आपको असाइन यहाँ पे टोकन कर दिया। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें समझनी है। साइन अप वाला प्रोसेस हो गया, ये हैश हो गया पासवर्ड, बारी आती है अब लॉगिन की। लॉगिन करते हुए क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक पासवर्ड वेरीफाई होगा। वेरीफाई क्यों होगा, क्योंकि यूजर जो पासवर्ड लगा रहा है वो अलग है, मेरे डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो बिल्कुल ही अलग है, हैश वैल्यू है। तो लॉगिन करते हुए पहला काम मैंने क्या किया, अपने पासवर्ड को वेरीफाई किया। लॉगिन सिनेरियो, और लॉगिन सिनेरियो में यहां क्या होगा, पासवर्ड सबसे पहले क्या होगा, वेरीफाई। फिर क्या होगा, पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन विल असाइन अ JWT/ एक्सेस टोकन। तो यहां पे क्या होगा, यूजर आपको JWT या एक्सेस टोकन आपको यूजर को असाइन करना होगा। अब ये क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लाइट वेट है, नाम जेसन है, और जेसन हमने पहले ही देखा है कि जेसन का क्या फायदा होता है कि वो जो है वो लाइट वेट होता है। अच्छा सपोज करें, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तुक्का लगाएं, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन तो की हुई है, या गलत जवाब दें, कुछ भी करें, सही जवाब दें। यूजर एक दफा लॉगिन हुआ, अब ये सवाल आपको इसका जवाब ढूंढ के लाना है। अभी इसका जवाब मत दीजिएगा, बट जब इसको इम्प्लीमेंट करें तो इसका जवाब अपने पास जरूर निकालिएगा। यूजर एक दफा लॉगिन हुआ, लॉग आउट करके चला गया, दोबारा लॉगिन हुआ। जब पहली दफा लॉगिन हुआ तब भी JWT टोकन था, जब दूसरी दफा लॉगिन किया जब भी ऑफ कोर्स JWT टोकन था। यूजर जब भी लॉगिन करेगा ना, आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको एक टोकन असाइन करेगी। यह तो पहली बार आपने लॉगिन किया ना, हो सकता है आप एक एप्लीकेशन पे 10 दफा लॉगिन करें, 100 दफा करें। तो इस केस में क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन हर दफा उसको टोकन असाइन करेगी। अब आपका ये टास्क है कि इंप्लीमेंट करते हुए इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अपने आप को जवाब दें, मुझे ना दें, कि जब यूजर जितनी दफा भी लॉगिन करेगा, क्या हर मर्तबा उसको एक नया JWT टोकन मिलेगा या वही रहेगा। ये आप लोगों का टास्क है, इंप्लीमेंट करते हुए इसको ये आप लोग देखें, न्यू मिलेगा या वही रहेगा, कहीं स्टोर हो जाएगा, कुकीज में होगा। ये आपका एक टास्क है जो आपको एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हुए लगाना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे
दो चीजें थी। साइन अप में हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, और वो चीज क्या थी, पासवर्ड हैशिंग। ये दो चीजें भैया लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हुए आप लोगों को अपने जहनों में रखनी है। और एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि इफ यूजर असाइन मल्टीपल टाइम्स, असाइन नहीं लिखना था, यूजर साइन इन मल्टीपल टाइम्स, will the JWT/access token would be same every time or it would be a new one? ये सवाल का जवाब आप जाने और आपकी लॉगिन की फंक्शनैलिटी। मैंने आप लोगों को ये सवाल यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंपल लॉगिन की फंक्शनैलिटी। इसको अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीजें समझी कि भाई जब कभी यूजर लॉगिन करता है तो उसका पासवर्ड वेरीफाई होता है, और पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद आप उसको क्या करते हो, एक अदर एक्सेस टोकन प्रोवाइड करते हो। अब फिर वही बात कि भाई लॉगिन की फंक्शनैलिटी जितनी सिंपल दिखती है ना यूजर के लिए होती है, डेवलप करने वाले के लिए, टेक्निकल यूजर के लिए वो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं होती। सारी बात है, बस प्लीज सारा फोकस आप स्क्रीन पे। अब क्या होगा भाई, पासवर्ड हैश किया, एज अ डेवलपर अब मेरी जिम्मेदारियां तो बढ़ती जा रही है। पासवर्ड भी हैश करो, पासवर्ड को वेरीफाई भी करो, पासवर्ड को लॉगिन के टाइम एक्सेस टोकन भी क्रिएट करो। लेकिन फास्ट एपीआई का सबसे जबरदस्त फीचर यही है कि एज अ इंजीनियर आपको ये चीज खुद से हैंडल करनी पड़ती नहीं। फास्ट एपीआई में ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। अगर मैं आपको यहाँ पे फास्ट एपीआई के डॉक्स अगर शो करवाऊँ, अगर आप देखेंगे ना, OAuth2 विद पासवर्ड एंड हैशिंग, बैरल विद JWT टोकन्स। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, ऑफ कोर्स पढ़ने का क्या स्मार्ट वे है, क्लाउड कोड। आपने क्या करना है, या जो भी कोई, अच्छा क्लाउड कोड मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बन गया है, तो मैं क्लाउड कोड कहूँ, मैं क्वेन कहूँ, मैं जेमिनी CLI कहूँ, सब ये चीज करने पे जो है वो एबिलिटी रखते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास आपको स्मार्टली काम करना है, आप उस URL को कॉपी करें। वो देखिए जो एड्रेस बार में URL है ना, मैंने उसको कॉपी किया, मैं अपने क्लाउड पे आया या किसी पे भी आया, जेमिनी CLI, ChatGPT, ग्रॉक, जो भी है, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लाके इसको बोला कि भाई परफॉर्म अ वेब सर्च, या रोमन में बात करें इससे, ऊपर वाले URL पर वेब सर्च परफॉर्म करो। अब आप रोमन में लिखें, अगर आपको इंग्लिश या टेक्निकल वर्ड समझने में मुश्किल होती है, या मेरा आपको मशवरा है कि आप इंग्लिश में लिखें, इसको कहें कि आसान वोकैबुलरी में लिखें। और इसको ये भी लिखें, इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको टेक्निकल वर्ड्स पता चलेगा, दूसरी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी। जो मैंने आपको कुछ क्लास पहले भी कहा था कि आर्टिकल्स भी यहाँ पे पेस्ट करें, जो भी आपको आर्टिकल ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे पूरा पेस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके ना पढ़ें, और उसको बोलो भाई इस आर्टिकल की 2-3 पैराग्राफ की समरी बनाओ, कोशिश करें इंग्लिश में करें। सपोज आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिलता है जिसका मीनिंग नहीं पता, तो आप इसी को बोले कि भाई मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग ब्रैकेट में लिख के मुझे दे दो, तो सिंपल यहाँ पे वो पूरा आपको बता देगा। इसको यहाँ पे कहें कि भाई सर्च, इस पे वेब सर्च परफॉर्म करो और मुझे 2 पैराग्राफ की समरी एक्सट्रैक्ट करके दे दो। वोकैब्युलरी को इजी रखना, मैं एक
बिगिनर हो। सिंपल, ये आप इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखना, रोमन में लिखना चाहे रोमन में लिख दें। हमने इस तरह लिख दिया, एंटर किया, अभी अपना काम करेगा, जब समरी आ जाए आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा काम, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स आज की क्लास है टेक्निकल, तो सिंपल ये भी मैं बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पे जाए, इस मेरी रेपो को क्लोन करें, सही पहले स्टार दे दीजिएगा। आपने इसको क्लोन किया, बेल आइकन होता नहीं है गिटहब पे, वरना मैं उसका भी बोल देता। आपने उसको क्लोन किया, उसी पे क्लाउड कोड को या कोइन को जेमिनी CLA को ओपन करें, और जो भी आपको लगता है कि भाई क्लास 17 में जो पढ़ा उसमें आप नहीं थे, एब्सेंट थे, या क्लास में भी थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगे, उसको बोलो कि भाई मैं इसमें से नोट्स निकाल कर मुझे प्रोवाइड कर दो। अब आपकी मर्जी, आप लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखवाएं, बुलेट पॉइंट्स लिखवाएं, दैट इज अप टू यू। AI का यूज़ करो, वरना AI आपको कहीं यूज़ होने नहीं देगा। ठीक हो गया? तो ये बात मैंने आपसे कहनी थी। अब जैसे आपने देखा आज की क्लास में कितने कॉन्सेप्ट हैं, कोड छोटा सा एक फाइल का ही है, और मैक्सिमम कोड वही है जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोड भी आपने AI से लिखवाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, मैं ये बात कर रहा था, फास्ट API की यही ज़बरदस्त चीज़ है कि वो आपको हर चीज़ ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है। या PWDIP और PWLib और हैशिंग की जो लाइब्रेरी है, और एक और लाइब्रेरी है, नाम भूल गया मैं, हाँ यही एक लाइब्रेरी, फास्ट API सिक्योरिटी का एक पैकेज है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि भाई आपको जो है हर चीज़ यहाँ फास्ट API में बिल्ट इन मिल जाती है। शर्त यह है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। अब आप ये सोच रहे हो कि पासवर्ड हैश करना है, प्लीज़ सारी बातें बंद, पासवर्ड हैश करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है, फिर एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। अच्छा, एक्सेस टोकन कब क्रिएट होगा, ज़हन में रखें, कब क्रिएट होगा? साइन अप के टाइम, लॉगिन के टाइम। लॉगिन के टाइम आपका एक्सेस टोकन क्रिएट होगा। आप तो बोलेंगे भाई जिम्मेदारियां तो बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ समझने की हद तक आपको ये याद रखना है, ये सारा काम वो लाइब्रेरी खुद आपको प्रोवाइड कर रही है। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट टू सेव द टाइम एंड डिलीवर द कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे क्रिएट एक्सेस टोकन, क्या किया मैंने यहाँ पे? क्रिएट एक्सेस टोकन का एक फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया। सही है? जस्ट टू सेव द टाइम। आपने भी इसको कॉपी करना है, पता होना जरूरी है कि यहाँ हो क्या। और वेरीफाई पासवर्ड तो ऑलरेडी हम पहले से इसको क्रिएट कर चुके थे। अच्छा, 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हैश पासवर्ड हमने देख लिया, वेरीफाई टोकन अब इसको देखेंगे, क्रिएट एक्सेस टोकन। अब एक्सेस टोकन मैं कहाँ क्रिएट करूँगा? एक लॉगिन का एंड पॉइंट बनाऊंगा, और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना लॉगिन का एंड पॉइंट जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। सॉरी, लॉगिन के एंड पॉइंट में इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरा एक एक्सेस टोकन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक लॉगिन का एंड पॉइंट बनाऊँ। साइन अप का मैंने एंड पॉइंट बना लिया, यस और नो? अब लॉगिन की बारी, मैंने लिखा @app.post, ऑफ कोर्स लॉगिन, क्योंकि यूजर डाटा भेज रहा है। ठीक हो गया? और यहाँ पे क्या बात है, अभी मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करता उस फंक्शन को, मैं सिंपल लिख देता हूँ एक्सेस टोकन इज इक्वल्स टू नन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट एक्सेस टोकन, और रिटर्न करवा दूंगा उस एक्सेस टोकन को। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर्म डाटा क्या चीज़ है और ये क्रिएट एक्सेस टोकन क्या है, ये समझ लेंगे तो जो है वो आपने काफ़ी हद तक आज का काम समझ लिया। यहाँ पे आपको एक क्लास दिख रही है, फॉर्म डाटा। अच्छा, क्लास जो भी है, ये डिपेंड्स का फंक्शन देखा है आपने? आज पहली बार देख रहे हैं या पहले भी कभी देखा है? कब? हाँ, जिन्होंने सोचे। अच्छा,
अच्छा, डिपेंड्स का एक फंक्शन है, या तो ये मेरा बनाया हुआ है या कहीं से इंपोर्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ये फास्ट एपीआई से इंपोर्ट हो रहा है। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? फास्ट एपीआई से। डिपेंड्स को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या है? किसी पे भी भरोसा करना, निसार करना, किसी पे डिपेंडेंट रहना। सही है कि भाई अगर ये होगा तो ही मेरा काम होगा, वरना ये चीज़ नहीं होगी। इसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट रहना। तो अब डिपेंड्स है। अच्छा, ये सिर्फ आपको समझना है, इसमें ज़्यादा आपको इन डेप्थ जाने की नीड नहीं है। ये क्लास है OAuth 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। क्या है OAuth 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म? जब कभी भी यूजर अपनी डिटेल्स फिल करता है ना, तो वो डिटेल्स सर्वर पे जाती है फॉर्म डाटा की शक्ल में। प्लीज सारी बातें बंद। जब कभी भी यूजर फॉर्म फिल करता है तो वो सर्वर पे किस फॉर्म में जाती है, किस शक्ल में जाती है? फॉर्म डाटा की शक्ल में। किस शक्ल में जाती है? फॉर्म डाटा की शक्ल में। फॉर्म डाटा यही है कि जो यूजर्स क्रेडेंशियल्स भेज रहा है ना, ठीक है, जो यूजर्स क्रेडेंशियल्स भेज रहा है, बस उसको वो एक खास फॉर्मेट में ले जाता है। तो ये है फॉर्म डाटा का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। एक वेरिएबल ही, आप इसको एक वेरिएबल की तरह भी ट्रीट करें अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना तो, कि भाई फॉर्म डाटा नाम का एक वेरिएबल है। या यूं इसको ट्रीट करें कि यूजर ने जो फॉर्म फिल किया उसका डाटा है। अभी के लिए छोड़ दें इसकी टेक्निकलिटी को। फॉर्म डाटा का सिंपल सा क्या मतलब है कि यूजर ने जो फॉर्म फिल किया उसका डाटा। सिंपल इज दैट। जो वेरिएबल कह रहा है हम वही मान लेते हैं। इस वेरिएबल का क्या नाम है? फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह याद रखेंगे कि यूजर जो अपना फॉर्म फिल कर रहा है साइन अप का या लॉगिन का, उसका डाटा। बस सिंपल इज दैट। इस डाटा की एक टाइप होगी, ऑफ कोर्स कॉलन लगा हुआ है, तो ये क्या है? एक टाइप है। इसकी एक वैल्यू कि भाई ये डिपेंड होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मुझे एक बात बताएं, इस एक लाइन का क्या मतलब है? कि ये एपीआई डिपेंडेंट है। ये जो लॉगिन की एपीआई है ये डिपेंडेंट है किस पे? यूजर के फॉर्म डाटा पे। ये जो एपीआई मेरी लॉगिन एपीआई है, जब इसको मैंने इज इक्वल्स टू डिपेंड्स रखा हुआ है, अगर आपकी पाइथन या जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो आपको पता होगा कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स इस तरह प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 5 लिख दूँ या 6 लिख दूँ तो इसका क्या मतलब है कि इस जो फॉर्म डाटा की वैल्यू है ये क्या है? 6 है। 5 या 6 है, ऐसा ही है। इस फॉर्म डाटा की वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 6 है। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? सही है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके लिख दूं डिपेंड्स, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके लिख दूं क्या? डिपेंड्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरी लॉगिन की एपीआई है ये डिपेंडेंट है किस पे? यूजर के फॉर्म डाटा पे। किस पे डिपेंडेंट है? यूजर के फॉर्म डाटा पे। आप अगर चाहें ना तो इस फॉर्म डाटा में क्या आ रहा है इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लें। फॉर्म डाटा डॉट यूजर नेम। आपको इंटेलिजेंस का तो पता है कि VS कोड में इंटेलिजेंस क्या होती है। अभी यहाँ पे फॉर्म डाटा डॉट यूजर नेम, इसका मतलब क्या है कि फॉर्म डाटा नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक एट्रीब्यूट है किस नाम का? यूजर नेम का। अगर मैं यहाँ डॉट लगाऊं तो यहाँ पे ये पासवर्ड नजर आ रहा है आपको? पासवर्ड और ये यूजर नेम। इसकी और भी टाइप्स हैं जो आपको फास्ट एपीआई या डिपेंड्स के फंक्शन से मिल रही है। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिल रही है? फास्ट एपीआई के डिपेंड्स के फंक्शन पे, जिसने आपके यूजर नेम और पासवर्ड को भी यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यूजर मेरा क्या हो गया? मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे कौन सा एक फंक्शन है? क्रिएट एक्सेस टोकन। क्या है यहाँ पे? क्रिएट एक्सेस टोकन। अब ये वही बात है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि भाई यूजर जब लॉगिन करेगा तो क्या होगा? एक एक्सेस टोकन जनरेट होगा। एक्सेस टोकन या JWT टोकन। एक्सेस टोकन या JWT टोकन। तो वो JWT टोकन कौन से फंक्शन से आ रहा है? क्रिएट एक्सेस टोकन से। अब इस फंक्शन में क्या है? इस फंक्शन में सिंपली
मेरा JWT टोकन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्या क्रिएट हो रहा है? मेरा JWT टोकन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब वो क्रिएट किस तरह हो रहा है वो ये जाने, ये फंक्शन जाने, हमें बस यहाँ पे यही लेना देना है कि यहाँ पे आपको JWT.encode दिख रहा है, ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है मेरे JWT टोकन को क्रिएट करने की। अब काफ़ी टेक्निकलिटी सुन ली, अब समझें, फ्लो समझें सुकून से। हमने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन सिनेरियो में सबसे पहले पासवर्ड वेरीफाई किया, ठीक है ओके, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक JWT टोकन यहाँ पे क्या किया, असाइन किया। किस फंक्शन के थ्रू किया? सही है, सबसे पहले तो क्या किया, अपने लॉगिन की एपीआई को डिपेंडेंट करवाया। सही है, लॉगिन की एपीआई को मैंने क्या किया, डिपेंडेंट करवाया। किस पे? यूजर के फॉर्म डेटा पे। लॉगिन एपीआई, अब ये स्पेशल चीज है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन फॉर्म या यूजर डेटा। और फॉर्म डेटा का क्या मतलब है? यूजर ने जो फॉर्म फिल किया उसका डाटा लाके दे दो, सिंपल इज दैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सही है, फिर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक क्रिएट एक्सेस टोकन का एक फंक्शन बनाया दैट रिटर्न्स JWT टोकन। सिंपल इज दैट। ठीक हो गई बात? सही है, कोई सवाल है किसी का? पहले इसको समझे, अच्छा सवाल, रिलैक्स होके पहले इन दो चीज़ों को समझें ताकि हमारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो। हैवी हो भी रही तो समझना तो पड़ेगा। इन चार चीज़ों को देखें। तक आ गई होगी या काफ़ी हद तक आ गई होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट आप लोगों ने किया। Q2 में भी आप लोग जो है वो इसको देख चुके हैं। रिलैक्स हो जाए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स पहली दफ़ा में 110% किसी के भी माइंड में नहीं हो सकता। अगर आपको 55, 60, 70% तक अगर समझ आ गया तो वेरी नाइस। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये है, ऑथेंटिकेशन में इतनी जो है वो हमारी जान लग गई। ऑथराइजेशन मैं आपको कोड ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आज संडे, आज ही है ना? हाँ, आज शायद आज ही डेडलाइन है हैकाथॉन 2 के तमाम सबमिशन की। कल की है, 9 तारीख की है। तो आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है, आज है भाई, वो देखना है। मजा नहीं आ रहा, लड़ो। आज 8 फेब है, 4:45। मैं तो कहता हूँ अभी मैं खुद क्लोज कर देता हूँ, ना कल की ना आज की। एक सेकंड। हाँ, तो आज रात को 12 बजे बना नहीं है और बना खैर, जब की भी है आपके पास टाइम है, चाहे रात 12 बजे तक की हो या कल 12 बजे तक की हो। आप संडे आफ्टरनून क्लास 18 की डायरेक्टरी में अगर जाएंगे ना, तो आपको 2 फाइल्स ऑलरेडी मिलेंगी। कितनी फाइल्स? 2 फाइल्स। कौन कौन सी? एक main.py और एक RBAC_main.py। दोनों फाइल 95% सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो है ऑथराइजेशन का। क्या डिफरेंस है? ऑथराइजेशन
ऑथराइजेशन का 9th ऑफ फेब है, यानी कल है, कल 12 बजे तक पीरियड है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन आपने देख लिया, सही है। और हमने यहाँ पे एक्सटेंसिवली इसके क्या किए, प्लीज सारी बातें बंद, इसके कॉन्सेप्ट भी सारे देख लिए, प्लीज सारी बातें बंद। आपने क्या किया, ऑथेंटिकेशन में साइन अप के और लॉगिन के सारे वो छोटे छोटे स्टेप्स जो पूरी आपकी फंक्शनैलिटी को बनाते हैं, वो सारे आपने यहाँ पे देख लिए। कोड आपके पास ऑलरेडी है, आप चाहें, और ऑफ कोर्स आपको करना भी ऐसा ही चाहिए, आप इन 2 फाइल्स में से उस कोड को उठाएं और अपनी एप्लीकेशन में जाके लगा लें। अगर आपकी ऑथराइजेशन ऑलरेडी ऑफ कोर्स चल गई है तो मैं ये नहीं कह रहा चेंज करके ये कोड लगाएं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर लिया आपने, उसको फिर मच्छर चलती हुई चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए प्रोग्राम में। किसी की वो चीज़ इनकम्प्लीट है तो यहाँ से उसको वो मिल जाएगी। अच्छा, इसका बैकएंड पूरा रेडी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैकाथॉन की थी ना, वो पूरा का पूरा बैकएंड यहाँ पे रेडी है। और हमने अभी ऑथेंटिकेशन को वाइंड अप भी कर लिया। ऑथराइजेशन जल्दी से 2 लाइन का इसका इंट्रोडक्शन है, अभी कोई जाए नहीं यहाँ से, सब बैठिए। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? ऑथराइजेशन जो अल्फाज है ना, ये एक्सट्रैक्ट हुआ है अथॉरिटी से। किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? ऑथराइजेशन किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ पे किस चीज की? आप एक एप्लीकेशन में लॉगिन तो कर गए, अच्छा एक ये चीज, ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? अथॉरिटी। ऑथराइजेशन कब होगी? हमेशा ऑथेंटिकेशन के बाद होगी। भाई ऑफ कोर्स आप एक जगह अपनी जगह बनाएंगे तभी आपको आपके स्कोप, किस हुदूद में आपने रहना है, एक चीज को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है, ये ऑथेंटिकेशन के बाद का स्टेप। आपने यहाँ पे गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया तो आपने ऑथेंटिकेशन की, क्या की? ऑथेंटिकेशन की। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी, उस एप्लीकेशन में रहने की हुदूद आपके पास कहां तक की है, कितने तक की है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए गए एज अ नॉर्मल यूजर, तो यहां पे क्या हुआ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ तो गए, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज को यूज करने की आपके पास अथॉरिटी है, कितनी हुदूद में आप रह सकते हैं, ये क्या चीज कहलाती है? ऑथराइजेशन। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के नॉर्मल यूजर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर, वीडियोस, या जिसको हम कह लें मीडिया फाइल्स, आप जो है वो भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के कोई नॉर्मल से यूजर है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के कोई नॉर्मल से यूजर है, तो क्या आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हो? सोच के बताएं। नहीं कर। किसी भी नए यूजर को ऐड और रिमूव कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ की एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर हूँ, टीचर हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है और सर अमीन भी है। मैं एज अ फैकल्टी मेंबर क्या दूसरे फैकल्टी मेंबर को ऐड या रिमूव करने की अथॉरिटी रखता हूं कि नहीं रखता हूं? नहीं रखता हूं। मैं किसी भी दूसरे फैकल्टी मेंबर को जाके ऐड या रिमूव नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी, ये हुदूद, ये पावर किसके पास है? अमीन भाई के पास है। सही है। किसी भी कोऑर्डिनेटर को ऐड या रिमूव करने की क्या अथॉरिटी मैं रखता हूं? मैं इस चीज को रखता हूं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? लॉगिन साइन अप। लॉगिन साइन अप के बाद फिर एक चीज आती है, क्या? ऑथराइजेशन। और ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की हुदूद जो है वो बताना, या किसी भी चीज की अथॉरिटी को बताना। तो आज की क्लास की समरी क्या थी? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आप कौन हैं? सही है, आप
कौन है। ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है, आपके पास क्या क्या पावर है। ऑथेंटिकेशन में 2 स्टेप आते हैं, साइन अप और लॉग इन। साइन अप करते हुए हम क्या करते हैं, साइन अप करते हुए हम क्या करते हैं, पासवर्ड को हैश करते हैं ताकि जो प्लेन पासवर्ड यूजर दे रहा है वो डेटाबेस में स्टोर ना हो। हमेशा उसको हैश करते हैं या उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। फिर लॉगिन का स्टेप आता है। लॉगिन के स्टेप में क्या होता है, अब क्योंकि पासवर्ड यूजर के पास डिफरेंस है, मेरे डेटाबेस में डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक वेरीफाई पासवर्ड का कॉन्सेप्ट आता है।